आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव, तुम उन्हें जानते हो? दीक्षा ने आरव की अजीबता को भांप लिया और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। दोनों पक्ष इस समय युद्ध की गर्मी में थे, लेकिन जिस पक्ष में केवल 10 से अधिक लोग थे, वो पहले से ही एक थका हुआ बल था। उनमें से प्रत्येक के शरीर पर गंभीर चोटें थी। विशेष रूप से वो युवक जो आगे चल रहा था, उसके शरीर पर लगभग कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। वो लगभग मरने की स्थिति में था। फिर भी उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने दूसरे पक्ष को दबा दिया। एक पल के लिए वास्तव में कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक साथ हमला करो, मेरे लिए उसे मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक टिक सकते हो, अग्रणी व्यक्ति ने दहाड़ते हुए कहा। वो युवक पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था, लेकिन इस बार उसने फिर भी हठपूर्वक एक मुक्का मारा। धमाका। अग्रिम पंक्तियों में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार को उसने तुरंत नष्ट कर दिया। हालांकि इस समय एक से अधिक लोग आगे आ रहे थे, केवल कुछ कटने की आवाजें सुनने के लिए। उस युवक के शरीर पर वास्तव में कई और तलवार की कट लगे थे। जब दूसरे पक्ष ने देखा कि वे सफल हो गए हैं, तो अनगिनत ब्लेड की धारें उस युवक की ओर कट गई। आह, मत करो, एक लड़की चिल्लाई। ठीक इसी समय एक भयानक आभा ने इस युद्ध के मैदान को घेर लिया। यह केवल एक हल्की हवा के झोंके को देखने के लिए था। वे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ब्लेड चलाते हुए वहीं जम गए। कुछ ब्लेड पहले ही उस युवक के चेहरे के ठीक सामने आ चुके थे, लेकिन वर्तमान में उनके ब्लेड की धारें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि वे पहले ही मृत हो चुके थे। डिंग डिंग डिंग। कई सांसों के बाद ही वे लोग एक एक करके जमीन पर गिरे। हालांकि कुछ क्षण पहले वे सांस नहीं ले रहे थे। ठीक उसी समय उस युवक के बगल में एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, जिसने उसके मुंह में एक औषधीय गोली डाली। बहुत दिनों से नहीं मिले हैं भाई रोहन। ये आकृति स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं बल्कि आरव ही थी, जबकि ये शक्तिशाली सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार रोहन था, जिसे आरव ने बहुत समय से नहीं देखा था। जब से दक्षिणी डोमेन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने गुप्त रूप से उत्तरी डोमेन में प्रतिभाओं का एक समूह भेजा, आरव ने रोहन और अनुपमा और गौतमी को फिर कभी नहीं देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आज वास्तव में उनसे यहां मिल पाएगा। वो लड़की जो अभी चिल्ला रही थी, वो गौतमी थी। अन्य लोग भी ज्यादातर आरव के 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पूर्व वरिष्ठ थे। रोहन की चोटें वर्तमान में बहुत गंभीर थी। वो पहले ही बेहोश हो चुका था। अनुपमा और गौतमी की जोड़ी उस आकृति को स्थिर रूप से देखती रही, लेकिन एक दूसरे को पहचानने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके सामने ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, जिन विरोधियों को उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और परास्त भी नहीं कर पाए। इस व्यक्ति ने उनकी आंखों के सामने ही अपने हाथ की एक लहर से उन सभी को खत्म कर दिया। लेकिन वह चेहरा, वो आकृति, वो आरव नहीं तो और कौन हो सकता था? आरव नहीं बदला। कुछ सालों तक न देखने के कारण ही आरव के चेहरे की अपरिपक्वता काफी हद तक फीकी पड़ गई। उसकी जगह परिपक्वता और ताकत आ गई। ठीक उसी समय आरव ने अचानक अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखा। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या तुम दोनों अब मुझे पहचानते नहीं हो? यह वाक्य बर्फ पर दरार डालने जैसा था, जिसने तुरंत पूरी बर्फ की सतह को तोड़ दिया। गौतमी अचानक रो पड़ी। अचानक आरव के गले लगकर वो सिसक उठी। ये सच में तुम हो? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सूंघो सूंघो। कुछ ही दूर पर अनुपमा के चेहरे पर भी आंसू बह रहे थे। उसके विचार इस भतीजी से किस तरह अलग थे। आरव जानता था कि अनुपमा और गौतमी ने इन कुछ सालों में निश्चित रूप से बहुत कष्ट झेले हैं, इसलिए वह गौतमी को कुछ नहीं बोला। उसने उसे अपने गले में बस रोने दिया। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। आरव ने गौतमी को हल्के से थपथपाया और उन्हें सांत्वना दी। काफी देर बाद गौतमी के रोने की आवाजें आखिरकार धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन वो अभी भी सिसकियों से खुद को नहीं रोक पा रही थी। इस दौरान रोहन भी धीरे धीरे जाग उठा। उसके शरीर पर लगी चोटें भी काफी कम हो गई थी। जब उसने आरव को देखा तो उसके चेहरे पर भी सदमे का भाव था।
उसने पहले से ही निश्चित मृत्यु का निश्चय कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी समय में उसे बचा लिया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने उसे बचाया वो वास्तव में आरव था। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद लोगों के समूह ने बैठने के लिए एक खुली जगह ढूंढी और आरव ने रोहन और अन्य लोगों के बारे में, पिछले कुछ वर्षों में उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की। पता चला कि उस समय उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सब कुछ आसान नहीं था। उन्हें बसने के लिए जगह भी नहीं मिल पाई। बाद में, क्योंकि उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के एक गुट को नाराज कर दिया था, इसलिए उनके साथ मौजूद सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग ने भी उनकी वापसी की रक्षा के लिए मर गए। कोई विकल्प नहीं था। रोहन और बाकी लोग केवल छिपने के लिए एक दूरस्थ स्थान ढूंढ सकते थे, लेकिन सौभाग्य से रोहन ने असली इरादे को समझ लिया। उसके उत्थान की गति बहुत तेज थी और वो जल्दी ही लोगों के इस समूह का नेता बन गया। उत्तरी क्षेत्र में काफी कठिनाइयों का अनुभव करने से रोहन की वृद्धि और भी तेज हो गई। वर्तमान रोहन, उसकी ताकत पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। ये पहले से ही सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत दूर नहीं था। इसके बाद रोहन अपने साथी प्रशिक्षुओं के एक समूह को एक बहुत ही दूर दराज के स्थान पर ले गया और 10 राज्य संगठन संप्रदाय का एक छोटा सा खंडका का पुनर्निर्माण किया। लेकिन जिस स्थान पर वे थे वो वास्तव में बहुत दूर था, जिसके परिणाम स्वरूप जानकारी अप्राप्य थी। उन्होंने असली 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पूरे संप्रदाय के उत्तर की ओर बढ़ने की खबर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना। भयंकर आंधी दुनिया के बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद उल्टे घोंसलों के नीचे कोई भी अंडा नहीं बचा था। रोहन और अन्य लोग भी स्वाभाविक रूप से बह गए। उन्हें निकटतम गुट ने अपने साथ ले लिया और एंडलेस एलायंस में शामिल हो गए, इससे पहले कि वे जानते कि आरव पहले से ही उत्तरी डोमेन में एक बड़ा नाम बन चुका है। बस इतना था कि उनके समूह के लोगों की स्थिति बहुत कम थी। उच्च स्तर के लोगों के संपर्क में आना असंभव था। बेशक ये भी कई महीने पहले की बात है। हमें मूल रूप से भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना को रोकने के लिए अग्रिम पंक्ति में भेजा जा रहा था। लेकिन जब हम आधे रास्ते पर ही चले थे, अचानक उत्तरी दिशा से दुखद समाचार आया। अशोक नगरी वास्तव में 10 महान शिखर दिव्य पारगमन क्षेत्र भयंकर आंधी दुनिया विशेषज्ञों द्वारा घेर लिया गया था और शहर की रक्षा करने वाली भव्य सेना को तोड़ दिया गया था। अशोक नगरी में सेंध लगाई गई थी और एंडलेस एलायंस टूट गया। क्या आपने कहा कि अशोक नगरी में वास्तव में सेंध लगाई गई थी? यह सुनकर आरव का चेहरा सदमे से बहुत पीला पड़ गया। उसने रोहन की बाह पकड़ते हुए पूछा, हाँ, भयंकर आंधी दुनिया के 10 शिखर दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ सीधे अशोक नगरी के बाहर टेलीपोर्ट हो गए, पता नहीं किस तरह के साधनों के जरिए, और उन्होंने शहर की रक्षा करने वाली भव्य सरणी को तोड़ने के लिए हाथ मिलाया। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि अशोक नगरी में आपके कुछ पुराने दोस्त और परिचित हों? आरव की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। उसका दिल एकदम से टूट गया और उसका दिल अचानक उथल पुथल में था। उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अंतहीन दुनिया की स्थिति शायद अभी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस हद तक भयानक होगी। अशोक नगरी पर अचानक हमला। अंतहीन दुनिया में इन साथियों के समूह के पास वास्तव में एक के बाद एक तरीके थे, लेकिन एक बार जब अशोक नगरी में सेंध लग गई तो एंडलेस एलायंस तुरंत टूट गया। संपूर्ण अंतहीन दुनिया के लिए प्रभावी बचाव जुटाना भी मुश्किल होगा। इस तरह महान गुटों का आना और अंतहीन दुनिया की विशाल सेना से निपटना असंभव था। फिर अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकार एक एक करके वध की प्रतीक्षा कर रहे मेमने बन गए। 2 दुनियाओं के बीच युद्ध ने अंतहीन दुनिया के एकतरफा नरसंहार का रूप ले लिया। अगर वो एक पल भी देर से आता तो उन्होंने रोहन के समूह को मार देता। शायद लोगों की हत्या भी निर्ममता से किया जा सकता था। बेशक ये सब वो नहीं था जिसकी आरव को चिंता थी। आरव को वास्तव में चिंता इस बात की थी कि उसके माता पिता अभी कैसे हैं। उसकी माता पिता अशोक नगरी में थे। शहर में घुसपैठ हो रही थी। वे सभी, आरव ने सोचना भी जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अगर उसके माता पिता के साथ वाकई कोई दुर्घटना हुई होती तो आरव निश्चित रूप से पवन सम्राट की हड्डियों को बाहर निकालता और उसकी आत्मा को शुद्ध करता और उसे अनंत काल तक पुनर्जन्म नहीं लेने देता। आरव ने शुरू में सोचा था कि अंतहीन दुनिया के मुख्य शिविर में उसके माता पिता सबसे सुरक्षित होने चाहिए। कौन सोच सकता था कि सिर्फ आधे साल के समय में इतना गंभीर बदलाव वास्तव में हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा पवन सम्राट, ऐसा लगता है कि जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तुम वाकई आंसू नहीं बहाओगे। आरव ने घृणा से अपने दांत पीस लिए क्योंकि वो हत्या के इरादे से उबल रहा था। वर्तमान आरव अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित था। उसके शरीर पर हत्या का इरादा लगभग भौतिक रूप में संघनित हो गया था, जिससे रोहन और बाकी लोग लगभग दम घुटने लगे। एक कोमल बल ने उन्हें हल्के से अंदर लपेट लिया। तभी रोहन और बाकी लोग ढीले हुए, लेकिन वे अभी भी सांस लेने के लिए जोर जोर से हांफ रहे थे।
आरव के माता पिता और दादा सभी अशोक नगरी में हैं। वे उसके करीबी रिश्तेदार हैं। उसकी इस यात्रा में सिर्फ आधा साल लगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधे साल तक भी रुके बिना अंतहीन दुनिया वास्तव में आबाद हो जाएगी। एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। ये बिल्कुल दीक्षा थी। जब से उन्होंने पहली बार दीक्षा पर नजर डाली थी, तब से ही अनुपमा और गौतमी उसके रूप और स्वभाव को देखकर उसे परी समझने लगी थी। साथ ही अपनी हीनता पर शर्म भी महसूस कर रही थी। कई सालों तक उसे न देखने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी देवी जैसी सुंदर वक्षस्थल वाली सहेली वास्तव में आरव के आसपास दिखाई देगी। अनुपमा और गौतमी के दिल में जो दुख और हीन भावना थी, वह किसी को बताने की योग्य नहीं थी। उनके और आरव के बीच दो क्रॉस लाइनें थी जो एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। लेकिन अभी वे ईर्ष्या करने के मूड में नहीं थे। दीक्षा की बातें सुनकर वे आरव के माता पिता के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या तुम लोगों को अशोक नगरी की खबर है? अशोक नगरी ने पूरी अंतहीन दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। भले ही शहर में सेंध लग जाए, लेकिन पूरी सेना का सफाया करना भी असंभव है ना? आरव ने उम्मीदों से भरे दिल से पूछा। उस समय अशोक नगरी ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया था। भले ही भयंकर आंधी दुनिया के 10 महान शक्तिशाली लोग इसे घेर ले, फिर भी सभी को घेरना असंभव है। फिर भी रोहन के जवाब ने आरव को निराश कर दिया। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि अशोक नगरी को करारी हार मिली है और अनगिनत शक्तिशाली लोग मारे गए हैं। शहर में वास्तव में क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। आरव ने हल्की सांस ली। हालांकि वो जानता था कि रोहन को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती, फिर भी उसने एक मौके की उम्मीद की किरण को थामे रखा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन चुपचाप हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट दायरे में प्रवेश कर गया। सभी जानते थे कि आरव रणनीति के बारे में सोच रहा था। स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे परेशान करने की हिम्मत करता। आरव के विचारों को बाधित करने के डर से बाकी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। थोड़ी देर में आरव ने अचानक दोनों आंखें खोली और सभी से कहा, मैं अशोक नगरी की ओर अपना रास्ता बनाने जा रहा हूं। आप सभी में से कौन मेरे साथ आने को तैयार है? आरव के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया, धार्मिक आक्रोश से जलने की भावना के साथ। वर्तमान अंतहीन दुनिया उदास और बेजान थी और पहले से ही विनाश की सीमा पर थी। अगर कुछ लोगों में इच्छा शक्ति भी थी, तो भी उनके पास प्रभावी प्रतिरोध का आयोजन करने की ताकत नहीं थी। आरव ने बस एक साधारण वाक्य कहा, लेकिन यह शक्तिशाली आत्मविश्वास और ताकत से भरा था, जिसने रोहन को तुरंत प्रभावित कर दिया। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जानवरों के इस झुंड ने हमारे अनगिनत लोगों को मार डाला। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे भी अपने साथ कुछ लोगों को घसीटना पड़ेगा। रोहन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की और कहा। इन दिनों रोहन और उसके साथी प्रशिक्षु पूरे समय अपनी आखिरी सांसों पर लड़ते रहते थे। इसे बहुत ही दुख में बिता रहे थे। अगर वो अपना दिल और आत्मा भी डाल देता तो भी आधे से ज्यादा साथी प्रशिक्षु खो जाते। अपने साथी प्रशिक्षुओं को एक एक करके अपने सामने मरते हुए देखकर रोहन की भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के प्रति नफरत भी चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर थी और वो एक भी लहर नहीं उठा सकता था। इससे उसके दिल में भी बहुत पीड़ा हुई। अब जब आरव आगे बढ़ रहा था, भले ही वो कोई मामूली व्यक्ति ही क्यों न हो, वो भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि आज उसकी सारी उपलब्धियां आरव द्वारा दी गई थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइये, हम सब आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, अब आप हमारे इस गुट का नेता है। यदि आप पूर्व की ओर जाने को कहते हैं तो हम बिल्कुल भी पश्चिम की ओर नहीं जाएंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, हम सब आपकी आज्ञा में हैं। आरव के शब्दों ने तुरंत इन पूर्व सहयोगियों की प्रतिक्रिया प्राप्त की। भयंकर आंधी दुनिया ने लोगों को पीड़ा की गहराई में डुबो दिया। अंतहीन दुनिया के प्रत्येक मार्शल कलाकार को ऐसा लगा जैसे उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। भयंकर आंधी दुनिया के प्रति इन साथी प्रशिक्षुओं की घृणा रोहन से किसी भी तरह कम नहीं थी। इसके अलावा उनमें आरव के साथ आत्मीयता की भावना बहुत प्रबल है। इसलिए जब आरव ने कार्रवाई के लिए अपना हाथ उठाया तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमत हो गए। इस वर्तमान प्रकार की परिस्थितियों में उन्हें समग्र स्थिति की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता थी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि ये मामला है, आइए एक बार फिर 10 राज्य संगठन संप्रदाय के बैनर को खड़ा करें। भयंकर आंधी दुनिया को उन जलादों को हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय की शक्ति का पता चले। अगर बात करें किस गुट की, आरव के पास पहचान की सबसे मजबूत भावना थी। ये कोई और नहीं बल्कि 10 राज्य संगठन समुदाय था। इसलिए आरव ने अशोक नगरी का झंडा नहीं खड़ा किया, बल्कि साथी प्रशिक्षुओं के एक समूह का नेतृत्व किया, जिनकी ताकत जवाबी हमला करने के लिए मजबूत नहीं थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय लंबे समय तक जीवित रहे,
10 राज्य संगठन संप्रदाय लंबे समय तक जीवित रहे। यद्यपि इन साथी प्रशिक्षुओं ने कठिनाइयों का अनुभव किया था, फिर भी उनमें संप्रदाय के प्रति अपनेपन की प्रबल भावना थी। इस समय संप्रदाय की पुनः करते हुए उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उत्साह के बाद रोहन ने कहा, भाई आरव, चूंकि हम 10 राज्य संगठन संप्रदाय की पुनः कर रहे हैं, इसलिए इस संप्रदाय के गुरु के लिए व्यक्ति का चयन आपको ही करना होगा, चाहे ये अस्थायी ही क्यों ना हो। रोहन के ऐसा कहने पर साथी प्रशिक्षुओं ने तुरंत स्वीकृति दे दी। आरव ने इस बारे में सोचा और कहा, क्या होगा, मैं अस्थायी रूप से संप्रदाय गुरु का पद संभालूंगा। हम 10 राज्य संगठन संप्रदाय की खबरों के बारे में पूछताछ करते हुए अशोक नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। भविष्य में जब संप्रदाय गुरु वापस आएंगे तो संप्रदाय गुरु का यह पद उनके लिए बेहतर होगा। चूंकि अशोक नगरी पहले ही भंग हो चुकी थी, इसलिए कुछ समय पहले ही फिर से बनाया गया 10 राज्य संगठन संप्रदाय भी शायद बच नहीं पाएगा। आरव अभी अपने दिल में यही प्रार्थना कर सकते थे कि पुराने दिनों के साथ ही प्रशिक्षु सुरक्षित और स्वस्थ रहें। जब तक वे मर नहीं जाते, उन्हें विश्वास था कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के बारे में खबर सुनकर वे निश्चित रूप से शरण लेने आएंगे। अशोक नगरी और तीनों संप्रदायों के गुटों सहित वे सभी जानते थे कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के साथ उनका रिश्ता उथला नहीं था। एक बार जब नए 10 राज्य संगठन संप्रदाय की प्रतिष्ठा बन जाती है, तो अंतहीन दुनिया के शक्तिशाली लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। उस समय पानी की बूंदें एक साथ मिलकर एक असीम महासागर बन जाती थी। इस तरह के परिणाम को टूटने के बाद फिर से स्थापित करना भी माना जाता था। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं। संप्रदाय मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। हालांकि हम सभी में दुश्मन को मारने की इच्छा शक्ति है, लेकिन हम मना नहीं कर सकते कि हमारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। रोहन बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था और आरव के वापस आने पर भी उसका सिर नहीं झुका। आरव तो एक व्यक्ति मात्र था, लेकिन भयंकर आंधी दुनिया के योद्धाओं की संख्या करोड़ों में थी। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भयंकर आंधी दुनिया के सभी योद्धाओं को मार पाना भी संभव नहीं था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत बढ़ाना है। रोहन, मैं देख रहा हूं कि तुम सोल सागर क्षेत्र से बस एक कदम दूर हो। मेरे पास यहां कुछ औषधीय गोलियां हैं, तुम उन्हें ले लो और साथी प्रशिक्षुओं में बांट दो और जितनी जल्दी हो सके टूटने की प्रयास करो। वेदांत, तुम आओ और मेरी रक्षा करो। मैं भी 2 दिनों के लिए बंद एकांत में जाने वाला हूं। वेदांत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। आरव ने कुछ औषधीय गोलियां निकाली और रोहन को थमा दी। फिर उसका मन जाग उठा और वो अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश कर गया। इस क्रिया ने स्वाभाविक रूप से विस्मय की लहर पैदा कर दी। दीक्षा के समझाने के बाद सभी ने अपने मन को शांत किया, लेकिन साथ ही उनका अनजाने में आरव पर थोड़ा और विश्वास भी हुआ। आरव के साधन हमेशा इतने अटूट थे। आरव ने पूर्व और कोयल के साधना उपयोग के लिए अंतरिक्ष मीनार में एक गोली शोधन कक्ष बनाया। आरव के अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश करने के बाद वो सीधे एक गोली शोधन कक्ष में आया। लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए आत्मा की दवाओं का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। वो कोई अच्छा खासा आदमी नहीं था। इस बार देव निषिद्ध दानव क्षेत्र से बाहर आने से पहले उसने बाघ कबीला और पासान कबीला से बड़ी मात्रा में स्पिरिट जड़ीबूटियां लूटी थी। वर्तमान में उसकी ताकत अभी भी कमजोर थी। उसने औषधीय गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने और सीधे 9वें स्तर के सोल सागर की चोटी पर पहुंचने की योजना बनाई। इसके अलावा पिछली बार अराजकता रत्न का उपयोग करने के बाद भी 2/3 समय का उपयोग नहीं किया गया था। आरव इस समयावधि का उपयोग एक ही झटके में साधना क्षेत्र को तोड़ने के लिए कर सकता है। 2 दिन बाद आरव एकांत से बाहर निकल गया। इसने तुरंत हंगामा मचा दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई संप्रदाय गुरु, आपने वास्तव में 2 दिन का उपयोग 2 छोटी सीमाओं को तोड़ने के लिए किया। बहुत अकल्पनीय। जब से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई संप्रदाय गुरु ने संप्रदाय में प्रवेश किया है, तब से वे लगातार चमत्कार कर रहे हैं। ये बिंदु अभी तक नहीं बदला है। ये साधना गति स्वर्ग विरोधी है। मुझे अभी भी याद है जब वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई संप्रदाय गुरु ने संप्रदाय में प्रवेश किया था, वो सिर्फ आत्मा संघनन क्षेत्र था। अभी कितना समय हो गया है? वो वास्तव में दिव्य पारगमन क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर है। आरव की साधना गति को सामान्य ज्ञान से मापा नहीं जा सकता था। जब वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय में प्रवेश किया, तो वो हमेशा से ही साथी प्रशिक्षुओं के ईर्ष्या का लक्ष्य रहा था। शुरू में अभी भी ऐसे लोग थे जो उसके दबंग उत्थान से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन बाद में उनके पास पहले से ही असंतुष्ट होने की योग्यता नहीं थी। विशेष रूप से संप्रदाय की महान प्रतिस्पर्धा के बाद पहले से ही कोई भी ऐसा नहीं था जो इस संप्रदाय की सबसे मजबूत प्रतिभा के स्थान पर आरव की जगह ले सके। उनकी प्रतिभा पूरे अंतहीन दुनिया में कोई भी पार नहीं कर सकता था।
एक छोटे से 10 राज्य संगठन संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए। अब इस समय इन साथी प्रशिक्षुओं के पास केवल प्रशंसा की सांसें थी। आरव ने रोहन से पूछा, अभी कौन सा भयंकर आंधी दुनिया के कब्जा की गई स्थान हमारे सबसे करीब है? थोड़ा सामान्य दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान उच्च स्तर विशेषज्ञ से भिड़ने का समय नहीं आया है। रोहन थोड़ा चौंक गया। क्या आरव के लिए सामान्य दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ना आसान है? एक क्षण के लिए विचार करते हुए उसने कहा, यदि दिव्य पारगमन क्षेत्र से ऊपर तो निकटतम प्रभाव 10,000 मील दूर एमिनेंट स्काई संप्रदाय होना चाहिए। एक तृतीय स्तर दिव्य पारगमन क्षेत्र बिजलीघर आया था। भयंकर आंधी दुनिया ने कुछ समय पहले और सीधे एमिनेंट स्काई संप्रदाय के पुराने पूर्वज को मार डाला। मैंने सुना है कि इस व्यक्ति के उपाय बेहद क्रूर है। एमिनेंट स्काई संप्रदाय के पुराने पूर्वज की बहुत बुरी तरह से मृत्यु हो गई। आरव की आंखों में एक ठंडे इरादे का संकेत झलक गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये वही है, चलो। इस दिन से आरव ने पागल जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। एक दिन बाद उन्होंने एमिनेंट स्काई संप्रदाय में उस भयानक आंधी संप्रदाय बिजलीघर को नष्ट कर दिया और सीधे उसके कटे हुए सिर को जनता के सामने प्रदर्शित किया, जो कि गेट के बाहर लटका हुआ था। एमिनेंट स्काई संप्रदाय के सभी भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार मारे गए, एक भी नहीं बचा। 5 दिन बाद एमिनेंट स्काई संप्रदाय से 10,000 मील दूर डियर क्राई सिटी पर हमला हुआ। भयंकर आंधी दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों की मृत्यु हो गई। 5वें स्तर का दिव्य पारगमन क्षेत्र बिजलीघर नष्ट हो गया। 10 दिन बाद किरण सिटी, सुंदर सरद संप्रदाय और दिव्य विनाश संप्रदाय एक ही समय में नष्ट हो गए। कई भयंकर आंधी दुनिया दिव्य पारगमन क्षेत्र के मार्शल कलाकार मारे गए। एक एक करके भयंकर आंधी दुनिया की ताकतों के नष्ट होने की खबर फैल गई, जिससे पूरी अंतहीन दुनिया में हड़कंप मच गया। जब अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों ने यह खबर सुनी तो वे सभी बहुत उत्साहित हुए और सभी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह की ताकत ने स्वर्ग को चुनौती देते हुए भयंकर आंधी दुनिया के खिलाफ जवाबी हमला किया। वाकई बहुत दबंग। जब से भयंकर आंधी दुनिया ने आक्रमण किया है, मैंने सिर्फ क्रिम्सन लाइट सिटी की पूरी जीत के बारे में सुना है, जबकि बाकी सभी बुरी खबरें थी। बाद में हमारे पुराने घोंसले पर भी लोगों ने हमला किया। अब अचानक प्रकट हुई ये ताकत वास्तव में एक सांस में कई भयंकर आंधी दुनिया की ताकतों को नष्ट कर देती है और आखिरकार मेरी अंतहीन दुनिया की ताकत को सामने लाती है। हाँ, भयंकर आंधी दुनिया ने इतने लंबे समय तक आक्रमण किया। जो खबरें सुनी गई वे पिछली खबरों से भी ज्यादा गंभीर थी। मुझे तो यह भी लगा कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है। साथ ही पता नहीं किस प्रभाव ने ऐसा किया। वाकई हमारे भड़ास निकालता है। सुना है कि यह 10 राज्य संगठन संप्रदाय नामक संप्रदाय द्वारा किया गया था, लेकिन हमारी अंतहीन दुनिया में ऐसा शक्तिशाली संप्रदाय कब से आ गया? यह जानना जरूरी है कि जो ताकतें नष्ट की गई उनमें एक छठे स्तर का दिव्य पारगमन क्षेत्र अस्तित्व भी था। इस तरह के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कम से कम एक लेट स्टेज दिव्य पारगमन क्षेत्र पावर हाउस की भी जरूरत होती है ना? 10 राज्य संगठन संप्रदाय, मैंने पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना, लेकिन जब से उन्होंने अपना नाम बनाया है हमें स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाना होगा। सिर्फ हम, ये कुछ लोग, एक बार जब हम भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना से भिड़ेंगे तो हम उनके दांतों के बीच की खाई को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। आपने जो कहा वो सही है। हमारी अंतहीन दुनिया अभी ढीली रेत का ढेर है और उसे एक सच्चे नायक की जरूरत है जो बाहर आकर सभी को एकजुट करे। चलो चलो और उनके साथ जुड़ते हैं। एक छोटे से गुट में 2 नेता वर्तमान में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के साथ जुड़ने के बारे में चर्चा कर रहे थे और यह दृश्य वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग के सभी कोनों में हो रहा था। ये 10 राज्य संगठन समूह उस आखिरी तिनके की तरह था जिसे पानी में डूबने वाले व्यक्ति ने पकड़ लिया, जिससे उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण मिली। भले ही ये उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये खुद को मौत के हवाले करने से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक पल के लिए कई बड़ी और छोटी सेनाएं डियर क्राई सिटी में एकत्र हुई। ये वो गढ़ था जिसे आरव ने चुना था। ये शहर बहुत बड़ा था और इसमें कई मार्शल आर्टिस्ट रह सकते थे। इसके अलावा सभी तरह के संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में थे। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट अभी तक आनंद नहीं ले पाए थे और आरव ने उन्हें सीधे नष्ट कर दिया। आधे महीने के छोटे से समय में 100,000 मार्शल आर्टिस्ट यहां एकत्र हुए। इस दिन डियर क्राई सिटी में एक विशाल सेना एकत्र हुई। इस सेना में लगभग 30,000 लोग थे। यह वर्तमान में डियर क्राई सिटी में एकत्रित सबसे विशाल सेना में से एक थी। यह शक्ति वर्तमान अराजक युग में भी एक ऐसी शक्ति थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। अरे, तुम लोग जो भी 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लोग हो, अपने संप्रदाय गुरु को मेरे लिए बुलाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने बहुत घमंड से कहा।
इसके बाद इस घमंडी समूह को रोहन वेलकम करने आया। वर्तमान रोहन भी आरव की औषधीय गोलियों की मदद से पहले ही सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों के सामने घमंडी व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत थी। वो पहले से ही 9वें स्तर के सोल सागर के शिखर पर था। ऐसी ताकत, इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर चलना, स्पष्ट रूप से लोगों से निपटना भी आसान नहीं था। लेकिन उसके रवैये ने फिर भी रोहन को बहुत नाराज कर दिया। डियर क्राई सिटी में आकर आपको 10 राज्य संगठन संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। हमारे सीनियर अप्रेंटिस भाई संप्रदाय गुरु डियर क्राई सिटी के वर्तमान नेता है। आपको लेने के लिए आगे बढ़ने का क्या औचित्य हो सकता है? यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने के लिए उनके दरवाजे पर जाना चाहिए, रोहन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रोहन के पास अब गर्व करने के लिए पर्याप्त कारण थे। आरव की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसने शुरू में सोचा था कि आरव का मध्य चरण के दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतों को हराने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। कौन जानता था कि उसकी ताकत हास्यास्पद रूप से दुर्जेय थी। भले ही भयंकर आंधी दुनिया की ताकतें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो और उसके कई साथी अकेले ही आगे बढ़ रहे थे और दुश्मनों का सीधे सीधे वध कर रहे थे। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे थे। ये साथी प्रशिक्षु वास्तव में सिर्फ बगल में खड़े सहायक कलाकार थे और उनके पास कार्रवाई करने की योग्यता भी नहीं थी। कोई विकल्प नहीं था। उनकी ताकत बहुत कम थी। रोहन को यह स्पष्ट था कि यदि वे एक ही संप्रदाय में नहीं थे तो आरव उन्हें एक नजर भी नहीं देखना चाहेंगे। वर्तमान आरव पहले से ही उनसे बिल्कुल अलग दुनिया से थे, लेकिन यह भी ठीक इसी कारण था कि रोहन और वे सभी ये साथी प्रशिक्षु अविश्वसनीय रूप से गर्व महसूस करते थे, क्योंकि अब तक आरव ने अभी भी स्वीकार किया था कि वो 10 राज्य संगठन के सदस्य था। क्या तुमने नहीं देखा कि हम यहां कितने लोगों को लाए हैं? ऐसा मत सोचो कि तुम लोगों ने कुछ ताकतों को खत्म कर दिया है तो ये बहुत ज्यादा है। भले ही हमारे बीच कोई दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग नहीं हैं, लेकिन हमने मिलकर पहले एक मध्य चरण दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ को मार डाला है। ताकत के मामले में हम भी तुम्हारे स्कूल के संप्रदाय गुरु की तुलना में बहुत कम नहीं है। उसे मेरे पास लाने में क्या बुराई है? बलिष्ठ व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा। रोहन की आंखें सिकुड़ गई। जाहिर है उसे इस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। एक मध्यम चरण के दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को हिट एंड रन रणनीति उपयोग करके कुछ हजार छोटे विशेषज्ञ मिलकर मार डाला। किसी को भी पता है एक दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ हजारों सामान्य सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ को ऐसे ही कुचल सकता है, लेकिन ये लोग दावा कर रहे थे कि वे सब एक मध्य चरण दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को टपका दिया। इस आदमी ने डींग मारने से पहले ड्राफ्ट भी नहीं बनाया था। ठीक इसी समय एक आवाज सुनाई दी, आलोक, आधे साल से नहीं देखा, तुम वाकई और भी घमंडी हो रहे हो। यह हटा कटा आदमी ठीक वही आलोक था जो आधे साल से नहीं देखा गया था। और ये हजारों लोग जो वो यहां लाया था, स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्टिस्ट आरव की वो समूह थी जिसे उस समय क्रिम्सन लाइट सिटी से बचाया गया था। बस ऐसा लग रहा था कि संख्या काफी कम हो गई थी। ये भगवान घमंडी है तो क्या? आलोक ने उसी समय अपना सिर घुमाया और घमंडी होने वाला था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो क्या शब्द कांपते हुए बोला। पिछले पल वो अभी भी एक शक्तिशाली और राजसी बाघ था। अगले ही पल वो एक बीमार बिल्ली बन गया। वो पूरी तरह से सिकुड़ गया। महामहिम आरव, हाँ, ये आप क्यों हैं? आप यहां क्यों आए? बोलते समय अल्लाह भखलाया उसकी जीभ गांठ में बंध गई। आरव मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे? अब जब मैं आ गया हूं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां क्यों आया? आलोक को पसीना आ गया। उसकी आंखें चुपके से घूम गई। जाहिर है वो इसे अनदेखा करने का कोई बहाना ढूंढना चाहता था। धमाका! आलोक को एक व्यक्ति ने सीधे उड़ा दिया। अधिराज के अलावा वो कौन हो सकता था? अधिराज ने आरव को एक गहरा प्रणाम किया और कहा, मैंने इस आदमी को बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि वो घमंडी न बने, लेकिन वो नहीं माना। ये सिर्फ इतना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि 10 राज्य संगठन का वो समूह जिसकी प्रसिद्धि हाल ही में तेजी से बढ़ी है, वास्तव में महामहिम आरव की अध्यक्षता में था। जब आरव ने अपने पुराने मित्रों को शामिल होते देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं नश्वर संसार से आया था और 10 राज्य संगठन संप्रदाय में शामिल हुआ था। अब जब हमने असफलता के बाद अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया है तो स्वाभाविक रूप से मुझे अपने संप्रदाय का झंडा उठाना होगा। आलोक वे सभी उस समय घुमंतू साधक थे। वे केवल इतना जानते थे कि आरव की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो वास्तव में एक साधारण छोटे संप्रदाय से आया था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय, इस संप्रदाय की उभरती विशेषताओं को केवल उत्तरी क्षेत्र के शीर्षस्थ उच्च वर्ग ही जानते थे। सामान्य साधक और नश्वर लोग इसके बारे में अवगत नहीं थे। हाँ, महामहिम आरव,
हम भाइयों ने वास्तव में आपको बहुत याद किया। इस समय में हम रातों को सो नहीं पाते थे, दिन रात आपकी चिंता करते रहते थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में अचानक अस्तित्व में आए और इस डियर क्राई शहर के मालिक बन गए। आलोक ने विनम्रता से दौड़कर आकर अपना चेहरा मोटा किया और कहा। अधिराज ने हंसते हुए डांटा, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि महामहिम आरव एक धन्य व्यक्ति है। एक शाप की शक्ति उन्हें कैसे रोक सकती है? आलोक ने अपने होंठ भींचे और कहा, पता नहीं कौन आधी रात को उदास होकर भगवान आरव के सुरक्षित और स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था। चले जाओ, तुमने अभी महामहिम को डांटा, तुमने घुटने टेककर अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकारी? अधिराज ने गुस्से से दहाड़ लगाई। आलक ने अधिराज को तीखी नजर से देखा और उसे नाक रगड़ने के लिए दोषी ठहराया। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये हटे-कटे लोग असभ्य थे, लेकिन उनके प्रति उनकी चिंता वास्तविक थी। हालांकि इन लोगों की उत्पत्ति नीची थी, लेकिन वे भाईचारे के नियम को सबसे अधिक महत्व देते थे। इस तरह के लोग तुम्हारे लिए अपना खून बहा सकते हैं और अपनी जान दे सकते हैं और बिल्कुल भी विश्वासघात नहीं करेंगे। आरव ने हंसते हुए कहा, भूल जाओ, भूल जाओ। अज्ञानियों को क्षमा किया जा सकता है, बल्कि तुम लोग, इतने कम लोग क्यों बचे हैं? आने से पहले ही आरव ने देख लिया था कि यह बड़ी सेना केवल 30,000 से भी कम संख्या में थी, जबकि उस समय की तुलना में यह आधी से भी कम थी। आलोक के चेहरे पर मुस्कान हट गई और वो चुप हो गया। अधिराज ने भी एक आह भरी और आरव से अलग होने के बाद सभी की मुठभेड़ का वर्णन किया। पता चला कि आरव के चले जाने के बाद भुवन, गणेश और अन्य लोग नगर के स्वामी कल्पेश के साथ अशोक नगरी लौट गए। वे उस समय सभी मार्शल कलाकारों को वापस लाना चाहते थे, लेकिन आलोक और बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। ये सभी लोग घुमक्कड़ साधक थे और स्वतंत्रता के आदी थे और संयमित जीवन के आदी नहीं थे, इसलिए वे एक साथ यात्रा नहीं करते थे। तार्किक रूप से ये लोग मूल रूप से कुछ घुमंतु साधक थे जो एक दूसरे से अपरिचित थे। लेकिन जिस बात ने आलोक तिकड़ी को आश्चर्यचकित किया वह ये था कि इन दसियों हजार मार्शल कलाकारों में से अधिकांश लोगों ने वास्तव में रहने का विकल्प चुना। लोगों के केवल एक छोटे से हिस्से ने छोड़ने का विकल्प चुना। अंत में लगभग 50,000 लोगों ने पीछे रहने का विकल्प चुना, जबकि उन्होंने आलोक तिकड़ी को सेनापति चुना। इन लोगों के उद्देश्य बहुत सरल थे। उनका जीवन आरव द्वारा दिया गया था। भविष्य में वे आरव के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके अलावा आरव अकेले चले गए और एक दिव्य पारगमन क्षेत्र पावर हाउस द्वारा उनका पीछा किया गया। उनमें से हर एक चिंतित था और आरव की सुरक्षित वापसी की खबर का इंतजार कर रहा था। इसलिए इन लोगों ने एक गुरिल्ला युद्ध दल का गठन किया जो भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना के लिए चीजों को कठिन बनाने में माहिर था। लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ कि एंडलेस अलायंस ने जो महान सेना भेजी थी उसे लगभग सभी मोर्चों पर परास्त कर दिया गया था, जबकि इस गुरिल्ला युद्ध टीम ने जीत के बाद जीत हासिल की। अनगिनत भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों को मार डाला, लेकिन आलोक, वे तीनों अपनी छापेमारी में भी चयनात्मक थे। दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस वाले स्थानों पर उन्होंने बिल्कुल भी जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय इसके कि उनके अस्तित्व ने अंततः भयंकर आंधी दुनिया के ऊपरी क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया। अशोकनगरी के टूटने के बाद भयंकर आंधी दुनिया अंततः उन दिव्य पागमन क्षेत्र के बिजलीघरों को बिना किसी रोकटों के अंतहीन दुनिया के दिव्य पागमन क्षेत्र के बिजलीघरों को पकड़ने और मारने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गया। और आलोक तिकड़ी की विशाल सेना से निपटने के लिए भयंकर आंधी दुनिया ने वास्तव में एक दिव्य पागमन क्षेत्र पावर हाउस को आगे भेजा। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने एक क्रूर हत्या को अंजाम दिया। सिवाय इसके कि उस दिव्य पागमन क्षेत्र पावर हाउस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस महान सेना की युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी दुर्जय थी। वो लोगों के समुद्र में गिर गया और वास्तव में उसे भागने का मौका नहीं मिला। अंत में आलोक और सभी ने 20,000 हताहतों की कीमत चुकाई। उन्होंने उस चौथे स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र पावर हाउस को मार डाला। ये युद्ध परिणाम वो था जिसकी आलोक और बाकी लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि वे खुद भी नहीं जानते थे कि आरव ने उन्हें जो प्रशिक्षण दिया था वो वास्तव में इतना जबरदस्त प्रभाव पैदा करेगा। एक महान सेना बनाने के लिए जिसके पास दिव्य पागमन क्षेत्र पावर हाउस भी नहीं था, एक चौथे स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र पावर हाउस को मारना। लेकिन इसके बाद आलोक तिकड़ी को भी एक समस्या का एहसास हुआ। वो ये था कि अगली बार बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं होगा। यदि भयंकर आंधी दुनिया ने फिर से एक अंतिम चरण वाले दिव्य पागमन क्षेत्र की शक्ति को भेजा तो भी वे पूरी सेना के सफाई के परिणाम से बच नहीं पाएंगे। ठीक इसी समय उन्होंने 10 राज्य संगठन संप्रदाय द्वारा भयंकर आंधी दुनिया की सेनाओं का पागलपन से सफाया करने की खबर सुनी। आलोक ने इस पर विचार किया और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के साथ शरण लेने का फैसला किया। बस उन्होंने कभी नहीं सोचा था
कि ये 10 राज्य संगठन संप्रदाय वास्तव में आरव द्वारा अकेले ही स्थापित किया गया था। और आलोक ने पहचाना कि उन्होंने पहले एक मध्य चरण वाले भयंकर आंधी दुनिया की शक्ति को मार दिया था। इसलिए वे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को एक पायदान नीचे ले जाना चाहते थे ताकि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। कौन जानता था कि उस आलोक ने खुद के लिए एक बहुत बड़ी गलती की और लगभग आरव को नाराज कर दिया था। ओह ठीक है, महामहिम आरव, हमारी इस महान सेना का नाम, बस इसे शर्मा परिवार की सेना कहें, अधिराज ने आगे कहा। आरव भी इस आधे साल में उनकी मुठभेड़ सुनकर आश्चर्यचकित था। ऐसा लगता है कि इस महान सेना का विकास अभी भी उसकी उम्मीदों से परे था। इस आधे साल के समय में आलोक तिकड़ी और सभी ने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया। जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष भी हुआ। उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। अब आलोक तिकड़ी वास्तव में 9वें स्तर के सोल सागर के शिखर पर पहुंच गई थी। भयंकर आंधी दुनिया तक पहुंचने के लिए केवल एक और कदम उठाना बाकी था। चूंकि आप सभी आ गए हैं तो यही रहें, लेकिन आपकी ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर है। मैं इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ औषधीय गोलियां तैयार करूंगा ताकि आप सभी दिव्य पागमन क्षेत्र में पहुंच सकें। आपकी वर्तमान लड़ाकू ताकत के साथ जब तक आप दिव्य पागमन क्षेत्र में पहुंचेंगे, आपकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। यहां तक कि अंतिम चरण में दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतवर ताकत भी शायद लाभ हासिल न कर पाए। आरव ने कहा, इन कुछ दिनों में शरण लेने के लिए आने वाले लोग बहुत थे, लेकिन जो लोग वास्तव में ताकतवर थे वे बहुत नहीं थे। आलोक और अन्य उनकी उपस्थिति ने आखिरकार आरव के लिए बहुत जरूरी मदद की। आरव की बातें सुनकर तीनों उत्तेजित हो गए। बगल में चुपचाप बैठा वरुण भी इस बार उत्तेजित हो गया। पहले आरव ने जिन औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया था उनका प्रभाव वे सब अपनी आंखों से देख चुके थे। उनका असर तुरंत दिखने लगा था। लेकिन फिर से अब आरव औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में समय लगाने जा रहा था। आरव ने आधी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम लोगों के साथ पहले कब मजाक किया है? जब तीनों लोगों ने आरव की मुस्कान देखी तो वे कांप उठे। उन्हें अपने आप वो दृश्य याद आ गया जब आरव ने उन्हें असुरा ट्राई सरणी में फेंक दिया था। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक बार का सरल प्रशिक्षण था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रशिक्षण से वाकई लोगों की जान चली जाएगी। तीनों लोगों ने सिर झुकाकर कृतज्ञतापूर्वक कहा, महामहिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शर्मा परिवार की सेना आपके साथ मृत्यु तक रहेगी। आरव ने सिर हिलाकर शांतिपूर्वक स्वीकार किया। शर्मा परिवार की सेना के आगमन पर आरव को अभी भी काफी राहत महसूस हो रही थी। अंतहीन दुनिया को पुनः प्राप्त करने के लिए आरव की शक्ति अकेले स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। भले ही वो अंतहीन दुनिया में पहले से ही अजेय था, लेकिन भयंकर आंधी दुनिया में बहुत से लोग थे। यदि वो सभी जगह नरसंहार करता तो उसे संभवतः कई दशकों तक भी हत्या करनी पड़ती। आरव ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय का झंडा खड़ा करके इन बिखरे हुए अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों को आकर्षित किया। बेशक अगर अशोकनगरी के लोग खबर सुन पाते और अपना रास्ता खोज पाते तो ये सबसे अच्छा होता। उस दिन अशोकनगरी के साथ आखिर हुआ क्या था? अशोकनगरी के लोग आखिर कहां गए? ये भी वर्तमान आरव के लिए रहस्य ही था। लेकिन अभी आरव को अपने माता पिता को खोजने के लिए उत्तरी क्षेत्र जैसे विशाल समुद्र में कहां जाना होगा? आरव ने इतना बड़ा हंगामा मचाया। प्राथमिक उद्देश्य अभी भी भयंकर आंधी दुनिया के बड़े लोगों का ध्यान आकर्षित करना था, ताकि वे अपना प्राथमिक प्रयास उस पर लगा सकें। अगर उसकी माता पिता अब तक सही सलामत कहीं पे छुपे होंगे तो भयंकर आंधी दुनिया के विशेषज्ञ ध्यान उनसे हट पाए। इसके अलावा अपने माता पिता की खबर के बारे में पूछताछ करना, दूसरे पक्ष से प्राप्त करना स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावी था। शर्मा परिवार सेना की भागीदारी के साथ डियर क्राई सिटी का हंगामा एक बार में काफी बढ़ गया। आरव को यह भी पता चला कि नेतृत्व के क्षेत्र में वास्तव में आलोक बहुत कुशल था। डियर क्राई सिटी में मार्शल आर्टिस्टों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा बन गया। यह स्वीकार करना होगा कि आरव इस क्षेत्र में बहुत कुशल नहीं था, बल्कि जब आलोक तिकड़ी सभी शामिल हुए और शहर के रक्षक के रूप में सेवा करने की पहल की तो उन्होंने केवल कुछ दिनों का समय उन मार्शल आर्टिस्टों को आज्ञाकारिता में लाने में लगाया। इस तरह की स्थिति के प्रति आरव स्वाभाविक रूप से इसे होते हुए देखकर खुश थे। इसके अलावा शर्मा परिवार की सेना इतने लंबे समय से स्थापित थी, उन्होंने एक पूर्ण खुफिया तंत्र भी बनाया था। इसलिए आरव उनकी एंटेना को बाहर निकालने और अशोकनगरी और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के समाचारों के बारे में पूछताछ करने दिया। आरव ने पहले भी अशोकनगरी के समाचारों के बारे में आलोक से पूछताछ की, लेकिन दुख की बात है कि वे भी अशोकनगरी से बहुत दूर थे और बहुत स्पष्ट भी नहीं थे। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करके आरव सैनिकों को उत्तर की ओर मार्च करने की योजना बना रहे थे जब आलोक को एक खुफिया जानकारी मिली। भयंकर आंधी दुनिया से एक 8वें स्तर की दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतवर सेना
10 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतवर सेनाओं और 1 लाख से अधिक शक्तिशाली सेना के साथ शक्तिशाली टुकड़ियों में दीर्घराय शहर की ओर आ रही थी। मेरे महामहिम, भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना इस बार खतरनाक तरीके से हमला कर रही है। क्या हमें अस्थायी रूप से भाले की अगुवाई से बचना चाहिए? आलोक ने जांच पड़ताल करते हुए पूछा। वास्तव में आलोक को इस बात की स्पष्ट समझ नहीं थी कि अभी आरव की वर्तमान ताकत कितनी शक्तिशाली है, लेकिन 8वीं स्तर की दिव्य पागमन क्षेत्र किस तरह की अवधारणा है, यह उसे पूरी तरह से स्पष्ट था। अतीत में अंतहीन दुनिया के दिग्गजों के बीच भी इतनी ताकत शीर्ष 8 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। यह तो दूर की बात है कि 20 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतवर सेनाएं भी साथ थी। इसके विपरीत डियर क्राई सिटी की टीम में आरव की व्यक्तिगत ताकत के अलावा कोई भी ऐसा शक्तिशाली खिलाड़ी नहीं था जो प्रस्तुति देने लायक हो, जबकि उनमें से कुछ आलोक जैसे कुछ दिव्य पागमन क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बार में 20 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस से निपटना अभी भी थोड़ा ज्यादा जोरदार लग रहा था। लेकिन आरव ने शांत भाव से कहा, सभी दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस मेरे पास छोड़ दो, बाकी क्या तुम लोग संभाल सकते हो, हाँ या नहीं? हिस आलोक ने ठंडी सांस ली जब उसने सुना। अधिराज और वरुण की ओर फिर से देखा। उनके चेहरे पर दोनों ही चौंक गए थे। एक व्यक्ति 20 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस से मुकाबला कर रहा था। उनमें से अभी भी एक 8वें स्तर का दिव्य पागमन पावर हाउस था। क्या यह थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं थी? एक पल के लिए हिचकिचाते हुए आलोक ने अपने दांत पीस लिए और अपनी छाती पीटते हुए कहा, हम महामहिम को इतने सारे पावर हाउस से अकेले कैसे लड़ने दे सकते हैं? भले ही हम भाइयों में ताकत की कमी है, फिर भी हम दुश्मन की रेखाओं पर धावा बोल सकते हैं। वे दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकतवर ताकतें, उन्हें शर्मा परिवार के सेना के लिए छोड़ दो। वैसे तो आमतौर पर जीवन के प्रति आलोक का रवैया काफी नकारात्मक था, लेकिन एक बार जब वो गंभीर हो जाता था तो उसका व्यवहार काफी प्रभावशाली होता था। लेकिन उसके शब्दों का मतलब भी बहुत स्पष्ट था। वो मानव जीवन पर भारी पड़ने की तैयारी कर रहा था। 20 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग निश्चित रूप से सभी प्रारंभिक चरण के दिव्य पागमन क्षेत्र में नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो मध्य चरण के दिव्य पागमन क्षेत्र या यहां तक कि अंतिम चरण के सामान्य शक्तिशाली लोग होंगे। शर्मा परिवार की सेना को इन लोगों को संभालने के लिए भेजना वास्तव में कुछ हद तक दूर की कौड़ी थी। एक 4थे स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने 20,000 शर्मा परिवार की सेना के मार्शल कलाकारों को बर्बाद कर दिया। एक शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकत के बारे में कहने की जरूरत नहीं थी। अधिराज ने यह भी कहा, हाँ मेरे महामहिम, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे चेहरे पर तमाचा है। शर्मा परिवार की सेना के जीवन महामहिम द्वारा दिए गए थे। यदि आवश्यकता हुई तो हम अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। वरुण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी दृढ़ दृष्टि ने सब कुछ बता दिया। लेकिन आरव ने स्थिति देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें से प्रत्येक को अपनी मृत्यु की इतनी जल्दी क्यों है? हो, बस एक 8वें स्तर की दिव्य पागमन क्षेत्र, उसे दबाने के लिए तुम सबका अपना जीवन खर्च करना क्या उचित है? क्या तुम्हारा जीवन इतना बेकार है? आलोक और वे दोनों भी अवाक रह गए। 8वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र को इतने हल्के से खारिज करते हुए केवल महामहिम आरव ने इस तरह से बोलने की हिम्मत की। लेकिन आरव के शब्दों ने उनके दिलों को गर्म कर दिया। आरव के शब्दों का अर्थ यह था कि उनका जीवन 8वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन से भी अधिक मूल्यवान था। कम से कम महामहिम आरव के दिल में तो ऐसा ही था। यह सच था कि उनके जीवन आरव ने दिए थे, लेकिन आरव ने उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनके साथ भाइयों जैसा व्यवहार किया। यह पहले भी था और यह अब भी हो रहा था। वो अपने भाइयों के जीवन को मजाक समझने के बजाय खुद आगे बढ़ना पसंद करेगा। आलोक और दोनों ने मन ही मन संकल्प किया कि भले ही वे मर जाएं, लेकिन वे उनकी महामहिम आरव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आरव ने उनकी तरफ थोड़ा देखा और शांत भाव से कहा, ठीक है, इस तरह का भाव मत रखो। लाखों की ताकत वाली महान सेना से निपटना इतना आसान नहीं है। आप में से हर एक को मेरे लिए हिम्मत जुटानी होगी। चूंकि आप लोग इस महान सेना को शर्मा फैमिली आर्मी कहते हैं, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। आलोक ने जब सुना तो वो अंदर से चौंक गया। दोनों पैर सीधे करते हुए उसने अपने दांत भींचे और कहा, मेरे महामहिम, निश्चिंत रहो, हम तुम्हें इस बार शर्मा फैमिली आर्मी की ताकत देखने देंगे जिसे तुमने खुद बनाया है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देखूंगा। इन कुछ दिनों में असुरा ट्राई फॉर्मेशन के अंदर बाकी लोग कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं? जिस क्षण आलव ने सुना वो तुरंत बड़बड़ाया, मेरे महामहिम, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी शिकायत कर रहा हूं, लेकिन ये लोग बहुत कम प्रगति कर रहे हैं। उनकी हताहत दर हमसे बहुत अधिक है। अंत में कौन जानता है कि कितने लोग बचेंगे। वे पहले से ही आधे महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं और केवल 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। इन कुछ दिनों में
आरव ने उन विविध दल को प्रशिक्षित करने के लिए असुर ट्राई संरचना को नए सिरे से स्थापित किया। लेकिन अब इसे देखते हुए प्रभाव बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि यह भी आरव की उम्मीदों के भीतर था। उस समय क्रिम्सन लाइट सिटी में आरव की ड्रिलिंग का प्रभाव इतना अच्छा था क्योंकि हर कोई निराशाजनक स्थिति में था। अब जब आरव ने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित कर लिया था, तो ऐसे बहुत से लोग थे जो देश के एक हिस्से पर संप्रभुता बनाए रखने की मानसिकता के साथ शरण लेने आए थे। ऐसी परिस्थितियों में आशाजनक प्रभाव कैसे हो सकता है? यह सुनकर आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, थोड़ा प्रयास करो। जो लोग मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी मरने देना ठीक है। सैनिक गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं। हां, मेरे महामहिम, कई दिनों बाद दोनों दुनिया की महान सेना नए 10 राज्य संगठन संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र की सीमाओं के बाहर एक दूसरे का सामना कर रही थी। भयंकर आंधी दुनिया की तरफ घनी भीड़ थी। जहां तक आंखें देख सकती थी, वहां सभी भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार थे। इसके विपरीत 10 राज्य संगठन के पक्ष में केवल कुछ दसियों हजार लोग थे, जो पानी के विशाल विस्तार में एक छोटी नाव की तरह दिख रहे थे। अतुलनीय रूप से कमजोर भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना व्यवस्थित थी, शक्ति और भव्यता का प्रदर्शन कर रही थी। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। जबकि 10 राज्य संगठन संप्रदाय की सेना में उनमें से हर एक बहुत ही अनुशासनहीन और लापरवाह था। एक उदासीन दिखने वाला, बल्कि कहे तो एक विचित्र दल का झुंड जैसा। कोई भी इसे कैसे भी देखे, 10 राज्य संगठन की सेना में जीत की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना में सबसे आगे एक व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल और चौड़ी छाती थी। वह सुंदर और संतुलित दिख था। यह कोई और नहीं बल्कि भयंकर आंधी दुनिया के पटेल परिवार के मुखिया भानुदेव पटेल थे। जब उन्होंने विरोधी दल के खेमे में आरव को देखा, तो उनकी आंखें अनायास ही नियत की ओर मुड़ गई। भानुदेव ने आश्चर्य से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तथाकथित 10 राज्य संगठन संप्रदाय, जिसकी चर्चा हाल ही में पूरी तरह से हो रही है, वास्तव में इस लड़के द्वारा प्रेरित था। कमांडर वास्तव में इस लड़के को जानता है? भानुदेव पटेल के पीछे 7वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। भानुदेव ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं इसे इंगित करता हूं, तो आप स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जान जाएंगे। यह लड़का वही आरव था जिसने उसी दिन राजधानी में तबाही मचाई थी। जब वो महामहिम 7वें राजकुमार के साथ सामना कर रहा था, तो मैंने उसे पहले दूर से देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि कुछ वर्षों तक न देखने के बाद यह लड़का वास्तव में शिखर सोल सागर क्षेत्र तक पहुंच गया है। यह वास्तव में यह लड़का है। जब वो 7वें राजकुमार के साथ मुकाबला कर रहा था, तो वो केवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र था। बस कितना समय हो गया है, वो वास्तव में शिखर सोल सागर क्षेत्र तक पहले ही पहुंच चुका है। दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने आश्चर्य से कहा, इस लड़के की प्रतिभा वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति चौंका देने वाली है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार भले ही ये लड़का सिर्फ शिखर सोल सागर क्षेत्र में है, लेकिन उसके पास कम से कम मध्यचरण दिव्य पागमन क्षेत्र को मारने की शक्ति है। भानुदेव ने कहा। आरव की युद्ध शक्ति के बारे में भानुदेव को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आरव की प्रतिभा के साथ अगर वो युद्ध करने के लिए सीमाओं को पार नहीं कर सकता, तो ये बेतुका होगा। लेकिन भानुदेव ने इसे बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लिया। भले ही वो केवल 8वें स्तर का दिव्य पागमन क्षेत्र में था, फिर भी उसके पास ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन था। ये अद्वितीय ट्रम्प कार्ड का स्तर था। वास्तव में युद्ध शक्ति के बारे में बात करें तो वो शिखर 9वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर वो 9वें स्तर के सोल सागर क्षेत्र को भी नहीं हरा सकता, तो ये बहुत अपमानजनक होगा। हाँ, तो क्या हुआ अगर वो सीमा पार करके युद्ध में उतर सकता है? सेनापति और हमारी महान सेना के सामने पहली ही चोट में सब कुछ ढह जाता है। इस बार हमने अपने सभी कुलीनों को ले आया है। अगर हम इन दसियों हजार लोगों को भी नहीं मार सकते, तो ये सिर्फ एक मजाक होगा। अधीनस्थ ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। भानुदेव ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो कहा वो सही है। जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये आरव भी हमारे लिए बहुत मददगार माना जाता है। सच में झपकी लेने की इच्छा होने पर भी किसी ने तकिया भेज दिया। जब तक हम इस लड़ाई में उन सभी को खत्म कर देंगे, तब तक शायद कोई और ऐसा न हो जो अंतहीन दुनिया में उछलने की हिम्मत करे। हाँ, इस लड़के की प्रतिष्ठा बहुत प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगा कि वो एक मूर्ख उपकरण बनने आ जाएगा। अपनी क्षमता के साथ ठीक से जगह पाओ और एकांतवास में प्रवेश करो, और कुछ वर्षों के समय में वो दिव्य क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम हो जाएगा। अंतहीन दुनिया के मामलों का उससे क्या लेना देना है? इसके अलावा हमारी महान सेना इस समय सीमा पर दबाव बना रही है। अगर वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो उसे भी भाले की अगुवाई से बचना चाहिए और धीरे धीरे कोई समाधान निकालना चाहिए। शायद अभी भी कुछ उम्मीद हो। अब
उसने वास्तव में अंडे से चट्टान पर प्रहार करना चुना। वास्तव में यह स्पष्ट मूर्खता है। भानुदेव ने हंसते हुए कहा, तुम इस लड़के को नीची नजर से मत देखो। उसके पास बचने का कोई रास्ता जरूर होगा, क्योंकि उसने हमसे सीधे लड़ने की हिम्मत की है। मैं अभी उससे निपट लूंगा। तुम दूसरे दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को साथ लेकर जाओ और सीधे हमला बोल दो। चाहे उसके पास कितनी भी चालें या साजिशें क्यों न हो, पूरी ताकत के सामने वो भी बेकार है। हाँ सेनापति। बात खत्म करते ही भानुदेव की आकृति उड़ गई और वो उड़ गया। आरव ने स्थिति को देखा और वह भी उड़ गया, दूर से भानुदेव का सामना करते हुए। आरव, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। क्या तुम्हें अभी भी इस समय की स्थिति की स्पष्ट समझ नहीं है? क्यों न तुम अभी अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर चलो और मैं तुम्हें आज मौत से बचा सकता हूं। भानुदेव ने विनम्रता के भाव के साथ कहा, लेकिन आरव ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। जीवन या मृत्यु का कोई विचार उसके सामने वाले लड़के के बारे में नहीं था, है ना? तुम मुझे जानते हो? आरव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो उसका नाम आसानी से पुकार सकता था। उसे लगा कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन तुम्हारा महामहिम 7वें राजकुमार के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। मैं दूर से किनारे पर खड़ा होकर युद्ध देख रहा था। भानुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव को यह सुनकर अचानक एहसास हुआ। उसने देखा कि भानुदेव अभी अभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी उपस्थिति के बारे में तुच्छ टिप्पणी कर रहा था। जाहिर है उसने उसे पहचान लिया था। ऐसा लग रहा था कि राजधानी में उस दिन बहुत से लोग उसे छाया में देख रहे थे। आरव ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वो स्थिति को समझता है। फिर उसने कहा, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर जाना चुन सकते हो। दुष्टों को दुष्ट कर्म करने में अब और मदद मत करो। पवन सम्राट के दिन पहले ही गिने जा चुके हैं और वो अब और अधिक दिनों तक उछल कूद नहीं कर सकता। आरव की आवाज बहुत तेज थी, जो सीधे दूर तक फैल रही थी। आरव की ये बात सुनते ही भयंकर आंधी दुनिया की लाखों ताकतवर महान सेना ने तुरंत जोरदार ठाके लगाए। उनके हिसाब से आरव का दिमाग खराब हो गया था और वो स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। ऐसा व्यक्ति वास्तव में किसु सेना का सेनापति भी बन सकता है? हाँ, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। हाँ, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूं। 1 लाख ताकतवर महान सेना को हजारों लोगों के सामने आत्मसमर्पण करवाने के लिए। क्या इस आदमी को यकीन है कि उसका दिमाग ठीक है? तुम लोग उनकी महान सेना को देखो। सिर्फ कुछ घटिया फर्स्ट लेवल दिव्य पागमन क्षेत्र नहीं ऐसी बेतुकी बकवास करने की हिम्मत की। मैं वास्तव में उसके साहस की प्रशंसा करता हूं। उन भयंकर आंधी दुनिया के दिव्य पागमन क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोग कान से कान तक मुस्कुराए। बड़ी लड़ाई से पहले इस तरह का मजाक करना भी एक तरह की राहत थी। दरअसल सिर्फ वही नहीं बल्कि आलोक और सभी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें आरव पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे गंभीरता से ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि आरव 2 दुनियाओं के बीच इस महान युद्ध को जीतने के लिए किस तरह के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। भले ही आरव दूसरे पक्ष के 8वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र को खत्म कर सके, लेकिन ये जीत के साथ हार थी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को गठन के सामने खड़ा किया जाता तो आलोक अपनी विशाल सेना को लेकर भाग जाता। सिर्फ आरव ही उसे मजबूती से पीछे खड़ा कर सकता था। भानुदेव ने स्वाभाविक रूप से इसे सुनने के लिए एक मजाक के रूप में ही लिया। उन्होंने आरव से हंसते हुए कहा, तुमने भी सभी की प्रतिक्रियाएं देखी, लेकिन क्या तुमने अपने पीछे उन मार्शल कलाकारों के हाव भाव देखे हैं जो मौत को शांति से अपेक्षा कर रहे हैं? लगता है कि तुम्हारी अपनी विशाल सेना भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती। आरव ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और बेपरवाही से कहा, लगता है कि तुम अंत तक हठपूर्वक विरोध करना चुन रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। ये तुम ही हो जो इसे संजोना नहीं जानते थे। चूंकि ऐसा है तो इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भानुदेव जोर से हंसे और बोले, आरव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मूल आत्मा 9वीं विभक्ति है, लेकिन भले ही तुम्हारी ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन और भी शक्तिशाली हो, लेकिन ये सोल सागर क्षेत्र के अक्षरों को भेदने में भी असमर्थ है। जबकि धमाका, भानुदेव की आभा अचानक फूट पड़ी। उनकी प्रभावशाली गति बादलों की ओर बढ़ रही थी। सभी की निगाहों के सामने ये वास्तव में 9वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। पता चला कि तुम ही पटेल परिवार के मुखिया हो। भानुदेव को ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना आता है। इस बात पर आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक समझ में आने के भाव प्रकट हुए। बेशक उसे भानुदेव की शक्ति में वृद्धि से बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन आरव के आश्चर्य को भानुदेव ने घबराहट के रूप में गलत समझा। अभी पता चला, बहुत देर हो गई। भानुदेव के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे सब कुछ नियंत्रण में हो। आरव ने असहाय होकर कहा, क्या बहुत देर हो चुकी है? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो आपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं।
भानुदेव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बहुत हो गया बकबक। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी चाल में फंस जाऊंगा? जब आरव ने यह सुना तो वो अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, मैं भूल गया कि 7वें राजकुमार ने उस साथी ने पहले कहा था, आप ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके केवल 1 घंटे तक ही रह सकते हैं। हालांकि इसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आरव की आभा अचानक से भड़क उठी और उसी समय ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया। बहुत जल्द उसकी आभा आधेकदम दिव्य पारगमन क्षेत्र आगे तक पहुंच गई। अर्धचरण दिव्य पारगमन क्षेत्र क्या यह है? हो सकता है कि आप अभी भी शीर्ष 9वें स्तर दिव्य पारगमन क्षेत्र और आधेचरण दिव्य पारगमन क्षेत्र के बीच असमानता से अनजान हो। ठीक है, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने रास्ते पर भेज दूंगा। जैसे ही उसने कहा, भानुदेव ने अपनी आस्तीनें लहराई और शक्तिशाली और राजसी आवाज में चिल्लाया, हमला करो, पीछे कुछ भी मत छोड़ो, हमला करो, हमला करो। एक पल के लिए भयंकर आंधी दुनिया की लाखों शक्तिशाली महान सेना की युद्ध घोषणा एक के बाद एक उठी। वे सभी आफत की ओर सरपट दौड़ पड़े। 20 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञ एक पंक्ति में खड़े हुए और सबसे पहले प्रवेश किया। इन 20 से अधिक लोगों ने हाथ मिलाया। यह वास्तव में एक अनूठा हमला था। फिर भी ठीक इसी समय 2 आकृतियां, एक नीला और एक सफेद, अचानक युद्ध के मैदान के केंद्र में प्रकट हुई, जो भयंकर आंधी दुनिया के हमले का सामना कर रही थी। ये एक नीला और एक सफेद आकृतियां स्वाभाविक रूप से वेदांती और दीक्षा थी। अन्य लोगों की नजर में धरती को हिला देने वाली लाखों शक्तिशाली महान सेना इन 2 लोगों की नजर में चींटियों से बहुत अलग नहीं थी। ये केवल देखने के लिए था कि दोनों ने 2 हथेलियों को हल्के से मारा, जो कि अत्यधिक ऊर्जा से लदे हुए थे और भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना की ओर घूम रहे थे। धमाका! वे 20 से अधिक दिव्य पागमन क्षेत्र की शक्तियां बिना किसी दयनीय चीख के तुरंत ही नष्ट हो गई और जोड़ी की हथेली की शक्ति का अवशिष्ट बल अभी भी कम नहीं हुआ था, जो सीधे विशाल सेना पर टूट पड़ा। एक पल के लिए एक के बाद एक दुखद चीखें उठीं। यह भी अज्ञात था कि इन 2 हथेलियों के नीचे कितने लोगों की जान चली गई। भानुदेव आरव से निपटने के लिए एक चाल चलने की योजना बना रहे थे। यह दृश्य देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। यह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। एक हाथ की लहर के साथ 20 से अधिक दिव्य पारगमन क्षेत्र की शक्तियां राख में बदल गई। इसके लिए कितनी दुर्जय शक्ति की आवश्यकता थी? वे दिव्य पारगमन क्षेत्र की शक्तियां थी। आंधी दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व, उनमें से 2 सप्तम स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र और 7 से 8 मध्य स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी थे। यदि वो स्वयं भी सामना करता तो भी ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग न करने की परिस्थितियों में विजय प्राप्त करना बहुत कठिन था। उन 2 लोगों ने उन्हें ऐसे ही मार डाला। तुम अभी भी किस बात के लिए व्याकुल हो? प्रदर्शन करने की तुम्हारी बारी है। आलोक और बाकी लोगों को व्याकुल देखकर आरव ने उन्हें याद दिलाया। ठीक है, आलोक के हावभाव भानुदेव के समान ही थे। मुंह खुला हुआ अविश्वास से इस दृश्य को देख रहा था। एक पल के बाद आलोक कहा, इन जानवरों के झुंड को मौत के घाट उतार दो, मार डालो, आलोक ने उत्साह से चिल्लाकर कहा और आगे बढ़कर भयंकर आल विश्व की विशाल सेना की ओर झपट पड़ा। अधीरज और वरुण के विचार बहुत पहले ही जुड़ चुके थे और वे उनके पीछे पीछे चल पड़े। इन 3 लोगों के नेतृत्व में बाकी लोग भी होश में आ गए। हजारों की संख्या में लोग शक्तिशाली टुकड़ियों में सवार होकर दुनिया की महान सेना पर टूट पड़े। कहने को तो यह बहुत बड़ी टुकड़ी थी, लेकिन वास्तव में यह दूसरी तरफ के हिस्से के बराबर भी नहीं थी। लाखों की विशाल सेना के सामने उनकी संख्या बहुत कम थी। बस इस समय इन हजारों की संख्या में लोगों की ताकत लाखों की विशाल सेना से कहीं ज्यादा थी। वेदांत और दीक्षा के हमले ने दुनिया की महान सेना को बुरी तरह डरा दिया। दोनों पक्षों के बीच टकराव होते ही एकतरफा नरसंहार शुरू हो गया। आखिरकार इन सभी लोगों को सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभवी कहा जा सकता है। एक दूसरे के साथ उनका सहयोग पहले से ही इतना मौन था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये 30,000 लोग जो उसने साथ लाए थे 300,000 से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, यहां तक कि 500,000 की ताकतवर सेना से भी ज्यादा। समय, भूगोल और मानवीय परिस्थितियां सभी 10 राज्य संगठन संप्रदाय की महान सेना के पक्ष में थी। वे कैसे नहीं जीत सकते थे? बल्कि वेदांत और दीक्षा के एक हमले के बाद वे पहले से ही एक बार फिर से हमला करने में रुचि खो चुके थे और एक तरफ पीछे हट गए, बहुत ही ईमानदारी से। ये भी आरव जानबूझकर पहले निर्देश दे रहे थे। उन्हें केवल एक बार कार्रवाई करने की जरूरत थी और बाकी को उस पर और 10 राज्य संगठन संप्रदाय की महान सेना पर छोड़ देना था। लंबे समय से उत्पीड़ित होने के कारण अंतहीन दुनिया को मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ी जीत की जरूरत थी, और अपने हाथों से लड़ी गई जीत बनाम दूसरों के हाथों से इस तरह की भावना पूरी तरह से अलग थी। इसके अलावा एक अजेय स्वामी को शांत करने के लिए अनगिनत लड़ाइयों की आवश्यकता होती है।
दृढ़ दुनिया की 10 लाख ताकतवर महान सेना निस्संदेह सबसे अच्छी तीली थी। आलोक तिकड़ी समूह पहले ही दिव्य पागमन क्षेत्र में घुस चुका था। दोनों पक्षों के बीच युद्ध के बाद ये एक ऐसी जगह में प्रवेश करने जैसा था जहां कोई भी प्रतिरोध नहीं करता। वे जिन जगहों से गुजरे वहां टिड्डियां गुजर रही थी, यहां तक कि मुर्गियां और कुत्ते भी नहीं बचे। भले ही दूसरे उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वे भी अतुलनीय रूप से तीखे थे। केवल वो बैच जो हाल ही में थोड़ा प्रशिक्षित हुआ था थोड़ा तनाव में दिखाई दिया, लेकिन उनकी प्रभावशाली गति पहले से ही प्रेरित थी। भले ही हताहत हुए हों, लेकिन वे अपने विरोधियों पर भारी पड़े। दुश्मन सैनिकों का मनोबल पहले ही खत्म हो चुका था। लाखों की ताकत वाली महान सेना बहुत जल्दी ही ढह गई, उत्तर की ओर भागने के लिए चिल्लाने लगी। कौन लड़ाई जारी रखने के मूड में होगा? इसके साथ ही भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना की गिरावट की प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गई। वो महान युद्ध जिसमें मूल रूप से ताकत में बहुत असमानता थी, एक तरफा नरसंहार बन गया। भानुदेव ने जब यह दृश्य देखा तो उनके मन में मरने का भी विचार आया। पिछली बार वे अपनी सफलता पर गर्व कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे हाथी हैं और 10 राज्य संगठन के इस गुट को धूल उड़ाने के समान मौत के घाट उतारना आसान है। लेकिन एक पल में ही दोनों पक्ष बदल गए। भानुदेव अब भी आरव से लड़ने के मूड में कैसे हो सकते थे? अपनी संवेदना ऊर्जा को मुक्त करते हुए वे भाग जाना चाहते थे। फिर भी उनकी गति आरव की गति से कैसे तुलना कर सकती थी? उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था और आरव ने उनका रास्ता रोक दिया था। चूंकि ये एक युद्ध है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपका मन अन्य चीजों में व्यस्त रहने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आरव ने शांत भाव से कहा। भानुदेव के चेहरे पर अनियमितता की चमक थी। दांत पीसते हुए वे अचानक दहाड़े, स्टारफायर एब्लेजिंग प्रेरियल नरक में जाओ। ये चाल आरव ने उसके बेटा वासुदेव पटेल से पहले ही अनुभव की थी। हालांकि जब भानुदेव ने इस समय इसे छोड़ा तो शक्ति का उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। भानुदेव ने अपने शरीर के भीतर सार अग्नि को चरम सीमा तक संपीड़ित किया, फिर अचानक इसे विस्फोटित कर दिया। ये 9वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र के तहत किसी भी पावर हाउस को मिटाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन दुख की बात है कि आरव अभी आधे कदम के दिव्य पागमन क्षेत्र में था। फ्लेमिंग ट्रू ड्रैगन कार्नेज। आरव ने पहले ही इस चाल का महारत की सीमा तक उपयोग किया था। आधे कदम के दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकत के साथ इसने वास्तव में भानुदेव की स्टारफायर एब्लेजिंग प्रेयरी को तुरंत सभी दिशाओं में बिखेर दिया। धमाका। ये मुक्का भानुदेव के शरीर पर जोर से लगा। 9वें स्तर का दिव्य पागमन क्षेत्र का एक शीर्ष पावर हाउस वास्तव में आरव के हाथों में एक चाल भी नहीं टिक सका। भानुदेव को यह मुक्का पहले ही बुरी तरह से घायल कर चुका था। आरव धीरे से उसके बगल में तैरता हुआ आया और उसे एक मुस्कान दी। एक अतुलनीय रूप से दबंग दिव्य आत्मा ने अचानक भानुदेव की चेतना के सागर पर हमला किया। आत्मा की खोज कला। आरव ने भानुदेव की चेतना के सागर को अत्याचारी तरीके से चीर दिया। भानुदेव पर आत्मा की खोज करना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय भानुदेव ने अचानक एक दयनीय चीख मारी। आरव के हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को वापस खींच लिया। भानुदेव ने एक दयनीय चीख मारी, फिर उसके पैर अकड़ गए और फिर से हिलना बंद हो गया। जाहिर है भानुदेव पहले से ही मृत से भी अधिक मृत था। उसी क्षण आरव ने भानुदेव पर आत्मा खोज कला का उपयोग करना चाहा, लेकिन भानुदेव की दिव्य आत्मा ने एक अत्यंत भयानक आभा छोड़ी। इसके बाद उसकी दिव्य आत्मा सीधे कुचल दी गई। यदि समय रहते आरव पीछे नहीं हटता तो शायद वह भी प्रभावित होता। आरव, ये क्या है? वेदांत और दीक्षा ने भी आरव की विचित्रता को पहचान लिया और पूछने के लिए आगे आए। आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं मूल रूप से उसकी आत्मा की खोज करना चाहता था। यह देखना चाहता था कि मेरे माता पिता के बारे में जानकारी है या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दिव्य आत्मा पर लोगों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए होंगे। जिस क्षण मैंने आत्मा खोज कला का प्रयोग किया, इसने तुरंत प्रतिबंधों को ट्रिगर किया और उसकी आत्मा चूर चूर हो गई। दीक्षा को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने कहा, इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से निचले लोकों में सर्वोच्च अस्तित्वों की है। वो स्वेच्छा से लोगों को ऐसे प्रतिबंध कैसे लगा सकता है? आत्मा का विघटन संसार के प्राकृतिक चक्र में प्रवेश करने में असमर्थ होना था। भले ही जीवित रहने की आशा की एक किरण ही क्यों न हो, मार्शल कलाकार भी संभवतः लोगों को ऐसे प्रतिबंध लगाने देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अलावा भानुदेव की शक्ति सामान्य 9वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र से भी अधिक मजबूत थी। कौन उसे इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर सकता था? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे उन परिस्थितियों में लोगों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लगाने चाहिए थे जब वो अनजान था। इस तरह की विधि बहुत गुप्त है। अपनी ताकत के साथ वो बस इसे पता लगाने में असमर्थ है। निचली क्षेत्र में दीक्षा आश्चर्यचकित होने से नहीं बच सकी जब उसने सुना
8वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र की दिव्य आत्मा पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम होने के लिए, यहां तक कि पवन सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना? आरव ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप दीक्षा के अनुमान को स्वीकार किया। भले ही पवन सम्राट एक असीम क्षेत्र शक्ति था, लेकिन भानुदेव की दिव्य आत्मा पर बिना आवाज के इस तरह के प्रतिबंध लगाना, ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ऐसा लगता है कि इस भयंकर आंधी दुनिया के ऊपरी सोपानों को बहुत पहले से किसी तरह के पर्दे के पीछे के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। अगर मेरा अनुमान सही है तो पवन सम्राट भी केवल एक शतरंज का मोहरा है, आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये पवन सम्राट एक असीम क्षेत्र मार्शल कलाकार है, अगर उसे भी नियंत्रित किया जा रहा है। दीक्षा आरव के अनुमान से बहुत हैरान था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह मामला शायद दिव्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, बस पता नहीं कौन सी शक्ति इसके पीछे हेरफेर कर रही है और किस तरह का उद्देश्य है। ये लोग निचले क्षेत्रों में इतनी सारी चीजें भड़का रहे हैं। वे जिस चीज की लालसा कर रहे हैं वो शायद बहुत बड़ी है। लगता है कि इन कुछ वर्षों में दिव्य क्षेत्र में कुछ हो रहा है। पिछले जीवन के आरव के उन वर्षों में जब वो दिव्य क्षेत्र में था, विभिन्न शीर्ष शक्तियां मूल रूप से संतुलन की स्थिति में थी। यद्यपि कभी कभी टकराव भी होते थे, लेकिन वे भी कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही होते थे। मेडिसिन किंग हॉल का विनाश संभवतः दिव्य क्षेत्र में इन कुछ वर्षों में हुई सबसे सनसनीखेज घटना थी। फिर भी ऐसे लोग थे जो दो दुनियाओं के बीच युद्ध भड़का रहे थे और रक्तिम शक्ति एकत्र कर रहे थे। वे जिस चीज की लालसा कर रहे थे वो शायद छोटी नहीं थी। आरव ने अनुमान लगाया कि भयंकर आंधी दुनिया और अंतहीन दुनिया के बीच ऐसी घटना होना कोई अपवाद नहीं है। अन्य छोटी दुनियाओं में भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। अगर उसके पास कुछ अनुमान है भी तो वो असहाय था। वो अभी भी शक्ति में कमजोर थी। निचले लोकों में उसकी शक्ति लगभग चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसे दिव्य लोक में रखा गया तो ये तो बस शुरुआत थी। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। आलोक ने 10 राज्य संगठन के विशाल सेना का नेतृत्व किया और 10,000 मील की दूरी तक पीछा किया, जिसमें भयंकर आंधी दुनिया के लगभग आधे मार्शल कलाकारों का सफाया हो गया। जिस क्षण कोई सम्राट क्रोधित होता, लाशें 10,000 मील तक तैरती रहती। वर्तमान आरव पहले से ही अंतहीन दुनिया का योग्य सम्राट था। इस युद्ध के माध्यम से 10 राज्य संगठन के साम्राज्य की ख्याति पूरे अनंत दुनिया में फैल गई। पूरे अंतहीन दुनिया में 20 से अधिक भयंकर आंधी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करना, दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस 40,000 की सेना के साथ दुनिया की लाखों मजबूत महान सेना के भयंकर आंधी को हराना। अंतहीन दुनिया में आरव के अलावा ऐसा गौरवशाली सैन्य कारनामा कौन कर सकता है? और जैसा कि आरव को उम्मीद थी, इस अभियान के माध्यम से अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों का आत्मविश्वास एक बार फिर स्थापित हुआ। हर जगह बड़ी और छोटी सेनाएं वसंत की बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह उभरी। इन सेनाओं ने भयंकर आंधी दुनिया पर उन्मत्त जवाबी हमले किए। कुछ समय के लिए अंतहीन दुनिया हर जगह युद्ध के मोर्चे बन गई। बेशक इस लड़ाई ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय में शामिल होने के लिए आगे आने वाली सेनाएं और घुमंतु साधक गिनती से परे थे, लेकिन आरव को इन सांसारिक मामलों से कोई सरोकार नहीं था। स्वाभाविक रूप से वहां आलोक जैसे लोग थे जो जाकर सब संभाल सकते थे। ये डियर क्राई सिटी सिर्फ एक अस्थायी आवासीय स्थान था। आरव के विचार अभी भी अशोक नगरी पर केंद्रित थे। कुछ दिनों के लिए आराम करने के बाद आरव ने सेना को अशोक नगरी के लिए सीधे रवाना होने का आदेश दिया। सेना के रवाना होने से पहले की रात चांद चमक रहा था और कुछ तारे नहीं थे। आरव इस समय इस मुश्किल से मिलने वाली शांति का आनंद ले रहा था, लेकिन थोड़ा उदास भी था। आरव, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाचा और चाची वे अच्छे होंगे जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। वे ठीक हो जाएंगे। दीक्षा एक तेज तर्रार लड़की थी। हालांकि आरव ने इन कुछ दिनों में यह सब नहीं दिखाया, लेकिन वो जानती थी कि आरव का आंतरिक हृदय लगातार चिंतित रहता था। अगर ऐसा न होता तो आरव के स्वभाव के कारण वो आलोक और उन सभी को भी भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना के प्रति इतना कठोर नहीं होने देता। आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने दिल में कसम खा ली थी कि अपने परिजनों को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर भी मैं अंत में इसे पूरा नहीं कर पाया। दीक्षा ने कहा, तुमने पहले ही काफी अच्छा किया है। पवन सम्राट वे सभी मुख्य अपराधी हैं। ये सब मेरी गलती थी। अगर मुझे बहुत पहले पता होता कि ये ऐसा होगा तो मुझे उसे तुरंत मार देना चाहिए था। आरव ने पलटकर दीक्षा की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीक्षा, तुम बहुत विचारशील और समझदार हो। इस मामले को तुम पर कैसे दोष दिया जा सकता है? मैं जानता हूं कि तुम पवन सम्राट को मेरे हाथ में छोड़ना चाहते थे। मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए भी आभार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें क्यों दोष दूंगा? दीक्षा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कहा, इन कुछ दिनों में
मैं देख रहा हूं कि तुम्हें खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूं। कुछ अंदर बातें अगर तुम कह दो तो शायद थोड़ी राहत मिल सकती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दीक्षा की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूं। आरव ने सीधे दीक्षा की ओर देखा, लेकिन इससे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई और वो सिर हिलाने और अपनी भौहों को नीचे झुकाने से खुद को रोक नहीं पाई। चांदनी की रोशनी में दीक्षा की खूबसूरती बेमिसाल थी। आरव के पास भी ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि इस महिला ने उसे कुछ हद तक भावुक कर दिया था। एक पल के लिए माहौल कुछ अस्पष्ट हो गया। शायद दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस कर रहे थे और कुछ भावनाएं प्रकट करने वाले थे, लेकिन इस समय उन दोनों को कोई आसमान से झांक रहा था। हे आदिवासी, मेरा विशाल नेत्री का औरत को छीनने की हिम्मत जीने से वाकई थक गई हो। थोड़ी ही दूर पर एक युवक ने सीधे शून्य को चीर दिया और अपना रूप प्रकट किया। इस अस्पष्ट वातावरण को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसके शब्दों में वो गहरी ईर्ष्या और हत्या की मंशा किसी भी तरह से छिपाई नहीं जा सकती थी। आरव और दीक्षा के हाव भाव एक ही समय में बदल गए। शून्य में कोई उन पर जासूसी कर रहा था और उनमें से किसी ने भी वास्तव में इसे नहीं देखा। विशाल नेत्री, ये तुम क्यों हो? दीक्षा डर से पीला पड़ गया। विशाल ने दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी निगाहें आरव पर मृतवत घूर रही थी। इस विशाल का सामना करते हुए आरव को व्यावहारिक रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लगभग दम घुटने वाला है। दूसरे पक्ष की ताकत बस वो नहीं थी जिसका वर्तमान आरव मुकाबला कर सकता था। विशाल ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों से अचानक आग की लपटें निकल आई। मत करो, दीक्षा डर के मारे चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के चांदनी स्वर्गीय आग की शक्ति को बाहर निकाल दिया। धमाका। चांदनी स्वर्गीय आग की शक्ति के बेअसर होने के बाद भी यह विशाल के इस हमले को रोक नहीं सका। आरव के आसपास की हवा अचानक फट गई, जिससे वो सीधे उड़ गया। पुहवार्क। आरव ने अपनी छाती पकड़ ली और तुरंत मुंह में खून थूक दिया। दीक्षा ने आरव के हमले को पहले ही रोक दिया था, लेकिन आरव को अभी भी गंभीर चोटें लगी थी। नेत्री परिवार का हेवनली सन लाइट आए। बहुत बढ़िया, मैं इसे याद रखूंगा, आरव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। विशाल ने आरव को आश्चर्य से देखा और शांत भाव से कहा, एक छोटा सा निचला आदिवासी वास्तव में हेवनली सन लाइट आई को जानता है। ऐसा लगता है कि दीक्षा ने जो बातें तुम्हें बताई हैं वे वास्तव में काफी हद तक सही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी धमकी मुझ पर असरदार है? विशाल आरव के प्रति शत्रुता से भर गया था, जिससे उसकी हत्या की मंशा का पता चल गया। उफ! दीक्षा ने अचानक अपने हाथ से अपना चेहरा पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द की स्थिति साफ झलक रही थी। विशाल ने जब ये स्थिति देखी तो वो बहुत घबरा गया और जल्दी से बोला, दीक्षा, तुम्हें क्या हो गया है? यहां मत आओ। दीक्षा ने हल्के से फटकार लगाई, लेकिन विशाल ने पूरी तरह से दीक्षा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बहुत ही दबंगई से उसके पास आकर उसका साथ देना चाहा। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। एक तेज खंजर पहले से ही दीक्षा की गर्दन पर दबा हुआ था, लेकिन खंजर पकड़े हुए हाथ उसका अपना था। विशाल ने तभी अपने कदम रोके जब उसने देखा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, विशाल, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। विशाल के चेहरे पर भाव उतर गए और उसने कहा, दीक्षा, इसका क्या मतलब है? हमारी सगाई हमारे दो परिवार के दो मुखियाओं ने तय की थी। ये उनकी समस्या है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? दीक्षा ने जिद्दी नजर से कहा। दीक्षा के रवैये को देखकर विशाल अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और बोला, दीक्षा, मैं तुम्हारे लिए कैसे अच्छा नहीं हूं? पृष्ठभूमि के मामले में मैं एक रैंक 1 होलीलैंड का कुलीन बेटा हूं। ताकत के मामले में मैं दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी में शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए भी पर्याप्त हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी तुम्हारे दिल में निचले क्षेत्र के आदिवासी से तुलना नहीं कर सकता? आरव और दीक्षा के बीच पहले जो अस्पष्टता थी, विशाल ने उसे अपनी आंखों में समेट लिया। इस तरह के दृश्य से ज्यादा उसे कोई झटका नहीं लगा। उसके विचार में आरव सिर्फ एक आदिवासी था। अधिक से अधिक वो आदिवासियों के बीच एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार था, लेकिन दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शिखर शक्ति के रूप में उनके दृष्टिकोण में आरव एक कचरा था, सबसे नीच लोगों में सबसे नीच। विशाल बस इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि दीक्षा उसके बजाय एक आदिवासी को पसंद करता है, इसलिए वो आरव को अभी बिना किसी स्पष्टीकरण के वस्तुतः मार डालना चाहता था। विशाल के शब्दों को सुनकर दीक्षा आरव को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा लाल हो गया। विशाल ने उसके और आरव के बीच ऐसा रिश्ता के बारे में कैसे सोचा? लेकिन विशाल की आंखों में यह दृश्य एक जबरदस्त उपहास था। मैं आज इस आदिवासी को मार डालूंगा और तुम्हारी इस धारणा को तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने कहा, विशाल की आंखों में एक बार फिर से चमक आ गई। स्पष्ट रूप से
वो हेवनली सन लाइट आई की चाल को उजागर करने जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत। दीक्षा के हाथ में खंजर थोड़ा और अंदर तक घुस गया। खंजर के साथ साथ खून की एक धार बह रही थी, जो उसके ऊपरी शरीर के पोशाक पर टपक रही थी, जो चौंकाने वाली लग रही थी। झो यान के हाव भाव अनायास ही बदल गए, लेकिन उसकी आंखों की लपटें शांत हो गई। दीक्षा की हरकत ने उसे पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया कि क्या करे। विशाल ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा, दीक्षा, भले ही तुम आज मुझे कोई कदम उठाने से रोक सको, लेकिन तुम जीवन भर उसे बच नहीं सकती। तुम्हें हमारे नेत्री परिवार की ताकत पता होनी चाहिए। निचले क्षेत्र के आदिवासी को मारना बहुत आसान है। साथ ही अगर मैं आज कोई कदम नहीं उठाता तो क्या तुम्हें लगता है कि अंकल श्रीनिवास अपनी बेटी को किसी आदिवासी के प्यार में पड़ने देंगे? तुम्हें साफ साफ बता देना चाहिए, यह असंभव है। तुम दोनों के बीच अगर अंकल श्रीनिवास तुम्हारे मामलों को जानते हैं तो भले ही मैं कोई कदम न उठाऊं तो भी शायद वे इसे अनदेखा नहीं करेंगे, है ना? यह सुनते ही दीक्षा का पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। दीक्षा ने अपना सिर घुमाया और आरव को एक जटिल नजर से देखा। फिर अचानक बोली, विशाल, वास्तव में आरव और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझा। झो यांग की आंखें सिकुड़ गई। स्पष्ट रूप से उसे लिवर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। दीक्षा, क्या तुम मेरी बुद्धि का अपमान कर रही हो? दीक्षा ने अचानक कठोर चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि का अपमान नहीं कर रही हूं। यह तुम ही हो जिसने स्थिति को नहीं समझा। आरव वो मेरा अच्छा दोस्त है जिससे मैं निचले लोकों में मिली थी, और एकमात्र कीमियागर भी है जो मेरे शरीर में घातक बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर तुम उसे मार दोगी तो ये मुझे मारने के बराबर होगा। विशाल ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, दिव्य लोक में कीमिया सम्राट प्रचुर मात्रा में है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी मिलकर भी एक आदिवासी बच्चे की तुलना में नहीं हो सकते? दीक्षा ने कहा, वे वास्तव में तुलना नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि आपने पहले ही सुना होगा, इन कुछ वर्षों में मेरे शरीर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके लिए पिता ने मेरे इलाज के लिए कई कीमिया सम्राटों को आमंत्रित किया, लेकिन उनमें से कोई भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि मेरी बीमारी क्या है। फिर भी मैं आरव से मिला। न केवल उसने मेरी बीमारी का निदान किया, बल्कि उसने उपचार विधि भी बताई। इस दुनिया में केवल वही अकेला हो सकता है जो मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है। तुम्हारा उसे मारना मुझे मारने से अलग नहीं है। विशाल ने स्पष्ट रूप से दीक्षा की बातों पर विश्वास नहीं किया और ठंडी हंसी के साथ कहा, वो एक आदिवासी बदमाश वास्तव में उन कीमिया सम्राटों से भी अधिक दुर्जय है। लेकिन दीक्षा ने अपने हाथ में खंजर नहीं हटाया और शांत भाव से कहा, विशाल, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। मैं तुम्हें अभी बताती हूं। मेरी बीमारी दो तरह की आत्माओं के शरीर के कारण है जो मेरी दिव्य आत्मा को चीर रहे हैं। दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद तुम एक कीमिया सम्राट को आमंत्रित कर सकते हो जो आगे आकर मेरा निदान करे। अगर कोई मेरी बीमारी का इलाज करने में सक्षम है तो मुझे कुछ नहीं कहना है अगर तुम फिर से आरव को छूते हो। लेकिन अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं जीने की उम्मीद भी खो दूंगी। लेकिन मरने से पहले मैं पिता को बता दूंगी कि तुम मेरी मौत का कारण हो। इसके बाद क्या होगा तुम खुद इसे समझ सकते हो। दीक्षा के शब्दों को सुनकर विशाल के हावभाव बदल गए और उसने कहा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? दीक्षा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या मजाक है? तुम उस व्यक्ति को मारना चाहते हो जो मेरी जान बचा रहा है, लेकिन कहते हो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। विशाल, क्या तुम बहुत दबंग नहीं हो? विशाल की अभिव्यक्ति लगातार चमक रही थी जब वो आरव को देख रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीसते हुए कहा, दीक्षा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे अभी नहीं मारूंगा। वापस जाने के बाद मैं पिता को मास्टर चित्रंजन को आमंत्रित करने दूंगा ताकि वहां आकर तुम्हारा इलाज करे। अगर मुझे पता चला कि तुम आज मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम्हें परिणाम पता होना चाहिए। जब दीक्षा ने चित्रंजन का नाम सुना तो उसका दिल अनजाने में धड़कने लगा। यह चित्रंजन दिव्य क्षेत्र एल्केमिस्ट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन था। उसकी कीमियापद शक्ति बहुत अधिक थी। दीक्षा ने नहीं सोचा था कि विशाल वास्तव में इतनी पूंजी लगाएगा। वो आरव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन आरव ने उसे एक स्थिर नजर से देखा। न जाने क्यों इस नजर ने दीक्षा के दिल को तुरंत शांत कर दिया। विशाल ने आरव को अकथनीय ईर्ष्या और क्रोध के साथ देखा। जब से उसने पहली बार दीक्षा को देखा था तब से वो उसके परी जैसे रूप को देखकर दंग रह गया था। लेकिन अब तक दीक्षा ने उसे पहले कभी भी दयालु भाव नहीं दिया था। उसे जो दिया गया था वो सब सावधानी और सतर्कता थी। लेकिन जो चीज उसे नहीं मिली, आरव ने वास्तव में वो सब प्राप्त कर ली। दीक्षा की बातों पर विशाल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मास्टर चित्रंजन एक शीर्ष कीमिया सम्राट थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि मास्टर चित्रंजन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करके दीक्षा के शरीर पर तथाकथित घातक बीमारी का इलाज करने में असमर्थ होंगे। उस समय देखें कि दीक्षा के पास आरव को मारने से रोकने के लिए अभी भी क्या कारण थे। विशाल ने आरव को देखा और ठंडे स्वर में कहा,
बेटे, तुम सबसे अच्छी प्रार्थना करो कि मास्टर चित्रंजन दीक्षा की चोटों का इलाज न कर सके, अन्यथा तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। आरव ने पूरे समय कुछ नहीं कहा। पर्याप्त शक्ति होने से पहले सभी धमकियां बकवास थी। लेकिन आज बिसाल ने जो अपमान उसे दिया वो उसे अच्छे तरह से याद रहेगा। बिसाल की धमकी के संबंध में आरव के पास ज्यादा संकेत नहीं थे। उसके मन में हलचल हुई और उसने वेदांत को बाहर जाने दिया। भाई वेदांत, मिश दीक्षा को कुछ नीले आत्मा मिश्रित द्रव्य की आवश्यकता है, आरव ने वेदांत से कहा। ओह, यहां। वेदांत ने बहुत ही उदारता से कुछ नीला आत्मा मिश्रित द्रव्य निकाल लिया, लेकिन बिसाल के प्रति बहुत सतर्क हो गया, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आरव ने नीला आत्मा मिश्रित द्रव प्राप्त किया और दीक्षा के ठीक सामने आकर कहा, आपके जीवन बचाने वाले अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुंह खालो। दीक्षा ने आरव की ओर देखा, बहुत आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह खोला। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस नीला आत्मा मिश्रित द्रव उसके मुंह में डाल दिया। नीली आत्मा मिश्रित द्रव्य उसके पेट में प्रवेश कर गया, लेकिन दीक्षा की दिव्य आत्मा, जो अभी फटी जा रही थी, बहुत बेहतर हो गया। उसकी अभिव्यक्ति भी गुलाबी हो गई। आरव के चेहरे पर शुरू से आखिर तक शांति थी, लेकिन दीक्षा जानता था कि बिसाल की पिछली हरकतों ने आरव को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। शायद बिसाल की नजर में आरव सिर्फ एक आदिवासी था, लेकिन दीक्षा जानता था कि उसके पास दिव्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से भी ज्यादा स्वर्ग विरोधी प्रतिभा है। आज की असफलता आरव को और तेजी से ऊपर उठा देगी। बिसाल ने यह सब अपनी आंखों में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं रोका। वो मूर्ख नहीं था। इससे पहले जब दीक्षा ने मूनलाइट हेवनली आई की शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो उसका पूरा व्यक्तित्व घिस गया था और उसका रंग बहुत पीला पड़ गया था। आरव द्वारा इस समय लाए गए नीले आत्मा मिश्रित द्रव को पीने से दीक्षा का रंग तुरंत बहुत बेहतर हो गया। ऐसा लग रहा था कि दीक्षा को वाकई कोई बीमारी लग गई थी और वो मूनलाइट हेवनली आई की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। इस समय वो दीक्षा की बातों पर थोड़ा और विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाया। बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुमने सुना नहीं? आरव की उपेक्षा ने बिसाल को बहुत क्रोधित कर दिया। उसके विचार से जब आरव ने उसका सामना किया तो उसे डर और घबराहट में कांपना चाहिए था, यहां तक कि जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगनी चाहिए। फिर भी आरव की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। शांत, जब तक कि वो वास्तव में थोड़ा अवर्णनीय रूप से घबरा नहीं गया। इस तरह की भावना वास्तव में बहुत विचित्र थी। आरव ने अभी भी बिसाल पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाया और वेदांत से कहा, वेदंत, आज से तुम दीक्षा के साथ दिव्य क्षेत्र में जाओगे। याद रखना, तुम्हें उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। वेदांत सांसारिक मामलों के बारे में बहुत अनभिज्ञ था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया था कि वर्तमान माहौल कुछ अजीब सा था। उसके सामने ये युवक बहुत शक्तिशाली था। वो पहले से ही 7वें स्तर तक विकसित हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि दूसरा पक्ष अथाह है। आरव को गंभीरता से ये कहते देख वेदांत ने सिर हिलाया और कहा, आप अपना मन शांत रखें भाई। मैंने आपसे जो वादा किया था मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, लेकिन यहां युद्ध, उसकी चिंता मत करो, मैं हूं यहां, आरव ने कहा। वेदांत ने भी हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वे लंबे समय तक साथ नहीं रहे, फिर भी वेदांत पर बहुत भरोसा करते थे। इसके बाद आरव ने अचानक अपना सिर घुमाया और बिसाल से कहा, ध्यान से अपना वो अहंकार दूर करो। यदि तुम चाहते हो कि पाठक परिवार और नेत्री परिवार एक साथ युद्ध करें, तो तुम मुझे अभी मार सकते हो। बिसाल के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या हास्यास्पद आदिवासी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस युवा मास्टर को कुछ शब्दों से डरा सकते हो? आरव ने शांत भाव से कहा, न केवल दीक्षा के पास मूनलाइट हेवनली आई वाला शरीर है, बल्कि वो इनट बैटल सोल फिजिक के बोझ से दबी हुई है। तुम मुझे मार रहे हो। ये पाठक परिवार के उत्थान की एकमात्र उम्मीद को नष्ट करने के बराबर है। क्या तुम्हें लगता है कि पाठक परिवार तुम्हारे नेत्री परिवार के साथ पूरी तरह से युद्ध करेगा या नहीं? क्या इनट बैटल सोल फिजिक? वाकई बेतुकी बकवास। यहां तक कि दिव्य क्षेत्र में भी इनट बैटल सोल फिजिक को बहुत कम लोग ही जानते थे, और इस बहुत कम संख्या में लोगों में स्पष्ट रूप से बिसाल शामिल नहीं था। आरव ने यह सुनकर ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, अज्ञानी और कम जानकारी वाले, तुम वापस जाकर सहसदेव नेत्री से पूछ सकते हो कि इनट बैटल सोल फिजिक क्या है। भले ही चित्रंजन वो व्यक्ति थोड़ा बेकार है, फिर भी वो इनट बैटल सोल बॉडी को पहचान सकता है। एक भयावह आभा बाहर फैल गई। बिसाल ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था और पूरा स्थान वास्तव में विकृत होने लगा। तुम्हारे जैसा आदिवासी मेरे पिता के नाम को बिना किसी सम्मानसूचक शब्द के सीधे संबोधित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बिसाल ने इसे एक एक शब्द कहा। आरव को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी, क्योंकि उसने बेपरवाही से कहा, लोग पुकारे जाने के लिए नाम रखते हैं,
मैं उन्हें सहसदेव नेत्री के अलावा और क्या कहूं? अगर तुम्हें क्षमता है तो मुझे अभी मार दो, नहीं तो चले जाओ। आरव के शब्द सुनकर दीक्षा इतनी चिंतित हो गई कि उसका दिल लगभग उछलने को हो गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में बिसाल को इस तरह भड़काने की हिम्मत कर सकता है। एक बार जब बिसाल वास्तव में क्रोधित हो गया तो वो उसे रोक भी नहीं पाई। आरव का अभिमान उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर था। बिसाल के इस तरह के बेजोड़ ताकतवर का सामना करते हुए दीक्षा ने सोचा कि आरव कुछ समय के लिए संयम बरतेंगे और सहन करेंगे। कौन जानता था कि आरव के पास बिल्कुल भी बर्दाश्त करने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने जैसे को तैसा देने का फैसला किया। बिसाल के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। पूरा इलाका उसके आभा मंडल में उलझने और मुड़ने लगा। वो सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने एक आदिवासी इतना अहंकारी हो। लेकिन अगर आरव ने जो कहा वो सच था तो वो वाकई दो परिवारों के बीच होने वाले युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस तरह की बात। दिव्य क्षेत्र की विभिन्न ताकतें एक दूसरे को रोकती थी और थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहां तक कि उनके पिता सहसदेव नेत्री भी पतली बर्फ पर चलते थे। अचानक बिसाल के शरीर पर से आभा हट गई और उसने ठंडी आवाज में आरव से कहा, आज मैं दिव्य क्षेत्र में वापस जाने तक तुम्हारी नन्ही जान बख्श दूंगा। जब तक हम वापस नहीं चले जाते तब तक हम स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि तुमने जो कहा वो सच है या झूठ। उस समय तुम पंग होने पर भी उड़ नहीं पाओगे। बात खत्म करते ही बिसाल ने अचानक हेवनली सनलाइट आई को छोड़ दिया। धमाका। आरव को सीधे उड़ते हुए भेजा गया, एक बार फिर से मुंह भर खून उगलते हुए। आरव, दीक्षा और वेदांत ने एक स्वर में चिल्लाया, शांत हो जाओ, वो नहीं मरेगा। मैंने अभी उसके शरीर पर हेवनली सनलाइट का निशान लगाया है। अगर कोई और लोग हैं जो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसे अब इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। दीक्षा, हमें जाना चाहिए, बिसाल ने ठंडे स्वर में कहा। बात खत्म करते हुए बिसाल ने एक हाथ से चीरकर सीधे अंतरिक्ष को चीर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा दरवाजा बन गया। दीक्षा आरव की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन बिसाल ने उसे रुकने का समय नहीं दिया। आरव ने अपनी छाती पकड़ी और खड़ा हो गया। सांस के लिए हांफते हुए उसने कहा, आराम करो, मैं नहीं मरूंगा। दिव्य क्षेत्र में मेरा इंतजार करो। दीक्षा के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने हाथ हिलाया और बिसाल के पीछे अंतरिक्ष मार्ग में चली गई। वेदांत ने आरव को चिंतित भाव से देखा और उदास होकर कहा, ध्यान रखना भाई आरव। तीनों लोगों के अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद वो विशाल दरवाजा भी उसके साथ गायब हो गया, जैसे कि बिसाल पहले कभी दिखाई ही न दिया हो। आरव अंतरिक्ष को घूरता रहा, जो पहले से ही पहले जैसा हो चुका था, और बहुत देर तक चुप रहा। महाराज, क्या आप ठीक है? महाराज, आप घायल हैं। कौन है? महामहिम को बुरी तरह घायल करने में सक्षम? आलोक और बाकी लोगों को बाद में कुछ महसूस हुआ और लगा कि इस जगह पर कुछ गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए वे जल्दी से वहां पहुंचे। कौन जानता था कि देखने पर आरव को वास्तव में बुरी तरह पीटा गया था और वे डर के मारे पीले पड़ गए थे। अब वे सभी आरव की ताकत को जानते थे। आरव को इस तरह से पीटने और इतना हंगामा करने में सक्षम होने के लिए दूसरे पक्ष के पास कितनी शक्तिशाली ताकत होनी चाहिए। हेवनली सनलाइट आए जैसे नेत्रकाला के लगातार हमला आने से आरव भी बेहोश और कमजोर हो गया था। सब ठीक है, मुझे छिपे हुए कक्ष में जाने में मदद करो। सेना, 3 दिनों के लिए प्रस्थान स्थगित करो।